यहाँ से देखते हैं यूथ ग्रोथ, वाई जी यू से यूथ, जी से ग्रोथ। वाई थी ग्रोथ की लाइब्रेरी देखते हैं, थ्योरी वाला है। कौन सा चैप्टर है? थ्योरी वाला है, लिख दीजिए। थ्योरी वाला है, यूनिट 2 से स्टार्ट करते हैं। वाई जी 1 पहला चैप्टर। पुस्तकालय वर्गीकरण के सूचीकरण देखते हैं। यूनिट 2 में स्टार्ट करते हैं हम लोग पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण। पुस्तकालय लाइब्रेरी, वर्गीकरण मैंने छांटना और सूचीकरण सूची बनाना। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। लाइब्रेरी मैंने पुस्तकालय, क्लासिफिकेशन मैंने वर्गीकरण एंड कैटलॉगिंग मैंने सूचीकरण। ज्ञान जगत क्या है? ज्ञान जगत, ज्ञान को बोलते हैं नॉलेज, और जगत मैंने यूनिवर्स। जगत मैंने सभी जगह उपलब्ध होना चाहिए ज्ञान, उसे ज्ञान जगत कहते हैं। तो ज्ञान जगत यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान जगत के ज्ञान जगत में पहले देखते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है? मनुष्य के आसपास, मनुष्य देखिएगा जहाँ खड़ा रहेगा मनुष्य, उसका आसपास बहुत सारा चीज़ है ना। जो प्रकृति में बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो प्रकृति में विभिन्न प्रकार की वस्तु रहता है। मनुष्य के आसपास देखिएगा ना, तो प्रकृति में मनुष्य जहाँ खड़ा है वहाँ प्रकृति में बहुत प्रकार के विभिन्न प्रकार की वस्तु रहता है। वही वस्तु से, जिससे मतलब यही वस्तु से विभिन्न प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति करता है। जहाँ मनुष्य रहता ना है खाड़, वहाँ प्रकृति के विभिन्न प्रकार की वस्तु रहता है। आज यहाँ खाड़ है तो यहाँ भी प्रकृति के वस्तु रखल है। वही वस्तु से विभिन्न प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होता है। रेलवे लाइन पर खड़ा हो गया तो रेलवे लाइन पर देखिएगा तो बहुत सा पेड़ है। इससे पता चलता है कि ज्ञान की प्राप्ति वहाँ पे होता है कि पेड़ हरा क्यों होता है ना। वही मनुष्य के आसपास प्रकृति में विभिन्न प्रकार की वस्तु रहती है। यही वस्तु से विभिन्न प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होता है। और विभिन्न प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होता है प्राकृतिक वस्तु से, और विभिन्न प्रकार के वस्तु के अनुभव से जहाँ रहेगा तो वही वस्तु से तो विभिन्न प्रकार के वस्तु से तो ज्ञान होबे करे, प्रकार ज्ञान तो मिलबे करेगा। ज्ञान के अलावा वही वस्तु से वस्तु के अनुभव से मस्तिष्क में बहुत सारा विचार उत्पन्न होते रहता है। ये हरा क्यों है पेड़वा, लाल क्यों है, पीला क्यों है, यही विचार उत्पन्न होता रहता है। यही विचार को हम लोग सुव्यवस्थित मैंने तरीका से है ना विचार करते हैं। हरा क्यों होता, हरा का लाल क्यों होता, सुव्यवस्थित मैंने सजा करके सुव्यवस्थित और संगठित रूप को ही विषय कहता है। तो विषय कोई भारी चीज नहीं है, याद कर लेना है। विषय जो है मनुष्य के आसपास प्रकृति में विभिन्न प्रकार की वस्तु रहता है, तहाँ रहता है। यही वस्तु से विभिन्न प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होता है। यही वस्तु से अनुभव मिलता है। यही अनुभव से और ज्ञान से मस्तिष्क में बहुत सारा विचार उत्पन्न होता है, और बहुत सारा विचार उत्पन्न होता है। यही विचार को हम लोग सब सुव्यवस्थित तरीका से मैंने सजा करके और संगठित रूप से, यही है सुव्यवस्थित और संगठित रूप को ही विषय कहते हैं। ज्ञान जगत का गहन अध्ययन कौन किया था? एकदम गहन माने गहराई से अध्ययन और विश्लेषण करने वाला प्रथम महान वैचारिक रंगनाथन जी थे। यही ऐसा रंगनाथन जो है ना, ज्ञान जगत के बारे में कहा करता है। ये तो विषय था ना, ज्ञान जगत के बारे में पूछेगा कि गहन अध्ययन करना और उसको गहन माने विश्लेषण करना प्रथम महान विचारक कौन थे? तो पूछा ज्ञान जगत के गहन अध्ययन और विश्लेषण करने वाले प्रथम महान विचारक पूछ रहा है। रंगनाथन जी थे जो ज्ञान जगत का अध्ययन गहराई से अध्ययन किए और विश्लेषण करिए। इसलिए गहराई से अध्ययन करना प्रथम और विश्लेषण, गहराई से अध्ययन करना और विश्लेषण करने वाले प्रथम महान विचारक रंगनाथन जी थे। ज्ञान जगत में कहा जाता है। तो विषय क्या है? विषय वही है मनुष्य जहाँ खड़ा रहता है, अगल बगल प्रकृति में बहुत सारा प्रकृति रहता है। वो प्रकृति से वस्तु रहता है, वस्तु से ज्ञान प्राप्ति होता है, वही ज्ञान से अनुभव होता है, अनुभव से मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होता है ना। प्रकृति मिलता है, मनुष्य के आसपास प्रकृति से अगल बगल बहुत सारा वस्तु रहता है, वही वस्तु से ज्ञान होता है, ज्ञान से अनुभव मिलता है, अनुभव से
मस्तिष्क में विचार होता है, विचार से वही विचार को जो विचार आता है वही विचार को सुव्यवस्थित और संगठित रूप सजा देना है विषय कला है। अब ज्ञान देखते, ज्ञान है सूचना का संगठित रूप, सूचना का संगठित है ना। देखिए विषय जो है ये है सुव्यवस्थित और संगठित रूप, किसका? विचार का। विचार का होता है सुव्यवस्थित और संगठित रूप। ये है ज्ञान। ज्ञान है से विषय जो है से विचारों का सुव्यवस्थित और संगठित रूप है। अब ज्ञान है से सूचना का संगठित रूप है, विचार का नहीं। यह भी संगठित है और यह भी संगठित है। यह विचारों का सुव्यवस्थित संगठित रूप और ज्ञान है से सूचना का है, किसका? सूचना का संगठित रूप है। सूचना का संगठित रूप है ज्ञान। ज्ञान शब्द का तात्पर्य क्या है? तो ज्ञान शब्द का तात्पर्य है विश्वास करना, जो ज्ञात है वही अर्थ हुआ। ज्ञान का अर्थ का मतलब ज्ञान है तो विश्वास है, तब ना ज्ञान मानेंगे। जो ज्ञानी है तो आदमी विश्वास होना चाहिए। और जो ज्ञात हो गया उसको हम कहते हैं ज्ञान, यही अर्थ हुआ। ज्ञान माने ज्ञात हो और ज्ञान माने जिस आदमी को विश्वास रहेगा उसी पर ज्ञान माना जाएगा। ज्ञान मनुष्य से, ज्ञान जो ज्ञान मनुष्य जैसे जैसे नए नए तत्व का, नया नया तत्व और नया नया तत्व ने बात विचार और नया नया तत्व से अवगत होते रहता है। जब नया नया तत्व से अवगत होते रहेगा तो वैसे वैसे ज्ञान प्राप्ति होती है। करने को मनुष्य जैसे जैसे नए नए तत्वों का जानता है, नए नए तत्वों के बारे में जानता है, वैसे वैसे ज्ञान बढ़ते जाता है। सूचना जैसे मानवीय विचार है। सूचना क्या है? मानवीय विचार है। अब ज्ञान था सूचना का संगठन रूप, यही सूचना के बारे में था। यही सूचनों का संगठन रूप ज्ञान का था। यानी कि विषय मिलेगा, एक विषय मिलेगा तो विषय करा, विषय से बहुत सारा विषय मिलेगा तो ज्ञान जो सूचीकरण होता है सूचना का संगठन रूप है। और कई है ना सूचना, यही सूचना के बारे में सूचना मानवीय विचार है। कैसा? मानवीय विचार सूचना। मानव के विचार में जो भी आता है वो सूचना कहते हैं। मानव के विचार में आके चोरी करना, तो चोरी एक सूचना हो गया कि चोरी करने चलना है। मानव के विचार में आ गया कि पढ़ने लिख के नौकरी लेना था, सूचना एक हो गया कि पढ़ने लिखा नौकरी लेना चाहिए। इसलिए सूचना क्या हो गया? मानव विचार है। मानव का मस्तिष्क देखिएगा ना तो समय समय पर विचार उत्पन्न होता है। सही बात है, मानव के मस्तिष्क में बहुत सारा विचार उत्पन्न होता रहता है ना। यही मानव के मन में जो विचार उत्पन्न होता है, मन में किसी तरह के उत्पन्न विचार करवा देता है, यही विचार को कहते हैं मानव सूचना। तो पूछा सूचना क्या है? मानवीय विचार है। मानव के मस्तिष्क क्या होता है? समय समय पर विचार उत्पन्न करता रहता है। यही जो विचार है सब मानव के मन में, यही जो विचार है मानव के मन में किसी न किसी तरह के उत्पन्न विचार कर देता है। यही विचारों को सूचना कहते हैं। तो विषय क्या था? यह भी था मनुष्य के आसपास प्रकृति रहता है। वो कैसा? तो वस्तु रहता है प्रकृति रूप में। वस्तु से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से अनुभव मिलता है, अनुभव से विचार होता है, विचारों के सुव्यवस्थित और संगठित रूप है। विचारों का सुव्यवस्थित और संगठित रूप है। और ज्ञान है सूचना का संगठित रूप है। सूचना का संगठित रूप है। यह विचार का विषय है। ब से विचार, ब से विषय, ऐसे याद कर लीजिए। ब से विषय, ब से विचारों का संगठन। ज्ञान है सूचना का। सूचना जगह पर ज्ञान रहेगा उसमें सूचना देगा। सूचना शब्द का तात्पर्य है विश्वास होना और जो ज्ञात हो। मनुष्य जैसे जैसे नया तत्व जानता है, नया तत्व को जानता है, वैसे ज्ञान प्राप्त करता रहता है। सूचना यही मानव विचार है। विचार तो ही है विचारों के सुव्यवस्थित और संगठित रूप। विचार का अगर सजा दिया तो समझिए कि ज्ञान हो गया, अर्थ विचार हो गया। यही सूचना मानव विचार है। मानव का विचार, जानवर का विचार नहीं, मानव विचार। अभी विषय में है सब विचार है, चाहे जानवर है मानव को भी रहे। और सूचना है मानव विचार होना चाहिए। मानव विचार है मानव का मस्तिष्क समय समय पर विचार उत्पन्न होता है।
यही मानव के मन में जो विचार उत्पन्न होता है किसी न किसी तरह से उत्पन्न होते रहता है विचार। यही उत्पन्न विचार को कहते हैं सूचना, कहते क्या बोलते सूचना। देखिए ज्ञान सूचना का संगठित रूप है। सूचना ज्ञान शब्द से तात्पर्य है विश्वास होना जो ज्ञात हो। मनुष्य जैसे से नया तत्व जानता है, नया तत्व को अवगत होता रहता है, जैसे नया नया जानकारी ज्ञान की प्राप्ति होते रहता है। वही ज्ञान के दो प्रकार है। कौन कौन देखते हैं। उपलब्धता के आधार पर कहेगा, के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर ज्ञान दो प्रकार के। ज्ञान कितने प्रकार? दो प्रकार के। किस आधार पर? तो उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार। कौन कौन? व्यक्ति का हो या व्यक्तिगत ज्ञान का हो। अब व्यक्तिगत को बोलते हैं पर्सनल नॉलेज। सामाजिक ज्ञान सोशल नॉलेज। व्यक्तिगत ज्ञान जो होता है, ज्ञान भी अगर व्यक्तिगत होता है तो समाज के लिए सोचता है ज्ञान ना। व्यक्तिगत मतलब होता है कि अपने बारे में सोचता है, हम नौकरी ले, हम ओकरा ऐसे करब वैसे करब। और समाज के बारे में, समाज के चलाना है कैसे। तो अगर व्यक्तिगत ज्ञान के बारे में बोलना है, पर्सनल नॉलेज के बारे में, तो किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में, विशेष क्यों लगा, विशेष के मस्तिष्क में, दिमाग में उपलब्ध जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं व्यक्ति। क्यों? किसी व्यक्ति के विशेष के मस्तिष्क में, व्यक्ति विशेष, सब व्यक्ति नहीं, कोई खास व्यक्ति रहता है उसी के दिमाग में विशेष का रहे। कोई खास व्यक्ति रहता है उसे व्यक्ति विशेष कहेंगे। वही है, क्योंकि खास व्यक्ति इसलिए है कि अपने बारे में सोच रहा है, दूसरों के बारे में सोचेगा तो फिर चल जाएगा सामाजिक ज्ञान में। वही क्या व्यक्तिगत ज्ञान, किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में उपलब्ध जो भी ज्ञान आता है अचरा कचरा है ना। व्यक्ति विशेष के, व्यक्ति है तो व्यक्ति के विशेष रहेगा। व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में जो भी ज्ञान होता है, जो भी उपलब्ध ज्ञान होता है उसका व्यक्तिगत सीधा याद कीजिए ना। व्यक्तिगत ज्ञान तो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में ज्ञान होता है। सामाजिक ज्ञान तो सौ से सामाजिक, सौ से सामूहिक समाज के लिए होता है। सामूहिक समाज सबों के हित के बारे में सोचता है और सामाजिक व्यवस्था का अधिपत होता है। सामूहिक समाज और सामूहिक समाज को लास्ट, और सामाजिक व्यवस्था का अधिपत होता है सामाजिक ज्ञान। जिस तरह से ज्ञान के दो प्रकार देखे, व्यक्तिगत जो किसी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है, और सामाजिक ज्ञान सामूहिक समाज और सामाजिक व्यवस्था का अधिपत होता है। उसी तरह से ज्ञान दो प्रकार देख लिया। ज्ञान वर्गीकरण योजना है। ज्ञान नहीं, ज्ञान का दो भाग है, ज्ञान वर्गीकरण है। योजना के प्रकार दो प्रकार है। नॉलेज क्लासिफिकेशन स्कीम, स्कीम में योजना होता है। नॉलेज क्लासिफिकेशन स्कीम योजना, ज्ञान वर्गीकरण योजना के दो प्रकार। खाली ज्ञान नहीं, ज्ञान दो प्रकार का होता है, लेकिन वर्गीकरण योजना भी दो प्रकार का होता है। अंकन सहित नोटेशन बोलते हैं, बिना अंकन विदाउट नोटेशन कहते हैं। कुछ ज्ञान क्या जानते हैं कितने दो प्रकार। कौन कौन? व्यक्ति जो किसी विशेष व्यक्ति के मस्तिष्क में होता है, सामाजिक सामूहिक समाज और सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या अधिपत होता है, उसी के बारे में होता है। हम लोग ज्ञान वर्गीकरण है, वर्गीकरण योजना के दो भी प्रकार, भी इसका भी दो प्रकार है, अंकन सहित और बिना अंकन सहित। अंकन का बोलते हैं नोटेशन और बिना अंकन को बोलते हैं विदाउट नोटेशन। ज्ञान पंचभुज में 5 क्षेत्र आता है। ज्ञान के पंचभुज भी होता है, और जब ज्ञान का पंचभुज होता है तो समझिए 5 क्षेत्र में बटल है पंचभुज ज्ञान। तो ज्ञान पंचभुज में 5 क्षेत्र कौन कौन है? तो ज्ञान है तो भाई जाहिर सी बात है पहले ज्ञानी की रचना करेगा। जब ज्ञान की रचना हो जाएगा तो ज्ञान का सिद्धांत आएगा, और जब सिद्धांत हो जाएगा तो उपयोग करेंगे। उपयोग हो जाएगा तो सुलभता करवाएंगे कि ताकि सबको ज्ञान मिले। फिर सेवा प्रदान करने की व्यवस्था बनाएंगे। सुलभता मैंने सुलभ तो दिला देंगे ज्ञान प्राप्त करना, इसलिए सेवा प्रदान करने के लिए व्यवस्था भी बनाया गया। पूछेगा ज्ञान पंचभुज में 5 क्षेत्र कौन कौन है? ज्ञान की रचना, ज्ञान के सिद्धांत, ज्ञान का उपयोग, सुलभता, सेवा प्रदान करने की व्यवस्था, ये सब ज्ञान का पंचभुज है। अगला है NKS, नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल, N से नेशनल, N से नेशनल, K से नॉलेज, C से कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन। NKS नेशनल राष्ट्रीय
नॉलेज मैंने ज्ञान कमीशन मैंने आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 को 13 जून 2005 को गठन होता है। अब बेचारा जुलाई 5 9 बरस बाद जुलाई 1914 में विघटित होता है। तो 13 जून जुलाई के बाद बढ़िए, लेकिन 5 के बाद 14 हो जाएगा। 13 जून 2005 जब होल था तो गठन कौन किया था? पीएम मनमोहन सिंह होता है, क्योंकि यही अध्यक्ष होता है। पीएम मनमोहन सिंह है यह था। अध्यक्षता कौन किया था उस समय? चेयरमैन कौन था? चेयरमैन सेम पेत्रोदा था। सेम पेत्रोदा में हुआ था। संचालन कौन करता है इसका? संचालन परिषद के अध्यक्ष पीएम होता था। इसलिए पीएम का अध्यक्ष परिषद माने प्रधानमंत्री परिषद के जो भी अध्यक्ष होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष, है ना। परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री इसका संचालन करते थे। एनकेसी के एनकेसी कहा था क्या? पुस्तकालय जो पुस्तकालय है ज्ञान का द्वार है। पूछा ज्ञान का द्वार कौन है? तो ज्ञान का द्वार पुस्तकालय कौन कहा था? एनकेसी बोल रहा है, नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बोला था। पुस्तकालय है ना जी, तो क्या ज्ञान का द्वार है। विघटन होता जुलाई 1914 में। हाँ, एक और बात है, इसका संचालन परिषद के जब भी अध्यक्ष रहेगा तो परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री करेगा। तो ऑप्शन देगा एनकेसी का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री। हाँ, या तो फिर परिषद का अध्यक्ष भी कह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। परिषद का अध्यक्ष न प्रधानमंत्री होता है। चेयरमैन कौन सा? चेयरमैन सैम पेत्रोदा था। ये कहती है अध्यक्षता को यह चेयरमैन का सैम पेत्रोदा में होल था। चेयरमैन सैम पेत्रोदा ने किया था, यही चेयरमैन था। जब था तो दूरसंचार तकनीकी के विशेषज्ञ था, है ना। दूर संचार तकनीकी के विशेषज्ञ था सैम पेत्रोदा। यही एनकेएस रिपोर्ट पेश किया था कब? 2006 में। 2006 में रिपोर्ट किया, यानी कि 13 जून 2005 को गठन होता है। साल भर के बाद रिपोर्ट दे देता है 2006 को, और 2 जुलाई 2014 में विघटित होता है। क्या कहते हैं? एनकेसी गठन 13 जून 2005 को कौन करता है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। क्यों? क्योंकि मंत्री परिषद का अध्यक्ष करता है। मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष सैम पेत्रोदा थे और चेयरमैन भी सैम पेत्रोदा थे, जो उस समय दूरसंचार तकनीक के विशेषज्ञ थे। चेयरमैन जो था सैम पेत्रोदा दूरसंचार तकनीकी के विशेषज्ञ थे। संचालन परिषद के अध्यक्ष करता है। तो परिषद का अध्यक्ष उस समय कौन था? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तो वही करे थे। एनकेसी बोला था, क्या बोला था? पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय ज्ञान का द्वार है, ज्ञान का द्वार है पुस्तकालय। संचालन परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है। चेयरमैन तभी देखे, है ना। चेयरमैन कौन थे? अध्यक्षता के सैम पेत्रोदा थे। चेयरमैन सैम पेत्रोदा थे, जो समय दूर संचार तकनीकी के विषय थे। सैम पेत्रोदा इनका जन्म 4 मई 1942 को था। 4 मई 1942 को था। टीटीगढ़ उड़ीसा में था। 4 मई 1942 को टीटीगढ़ उड़ीसा में हुआ था। विघटन होता है जुलाई 2014 में। अब गठन होता है 13 जून 2005 में मनमोहन सिंह के अध्यक्षता में। तो ही एनकेसी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की कार्य पद्धति कौन कौन है? तो निम्न है। इसका कार्य पद्धति में काम कौन कौन करता है? इसका काम है प्रयोग में लाने वाले क्षेत्र जो होता है उस क्षेत्र की पहचान करना। प्रयोग में जो भी आता है नया क्षेत्र, उस क्षेत्र की पहचान करा देना है। जैसे अब सिक्किम में आता है नया क्षेत्र भारत में, तो सिक्किम को पहचान कराएगा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। कार्य करने वाले संगठन का गठन करना है। जो भी काम करने वाले संगठन बनाया जाएगा, उस संगठन का काम करने वाला होगा तो उस संगठन को गठन कर देगा। विचार विमर्श करना। अब जाहिर सी बात है, प्रयोग में लाया जाएगा प्रयोग में लाने वाले क्षेत्र की पहचान करेगा, तो क्षेत्र की पहचान करा करके फिर संगठन बनाएगा, संगठन का गठन करेगा। गठन होगा तो जाहिर सी बात है विचार विमर्श होकर करेगा। अब विचार विमर्श होगा तो फिर निष्कर्ष निकलेगा कि हम सर्वेक्षण करेंगे कौन कितना ज़्यादा पार्टी है, तो सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण करने के बाद फिर विचार विमर्श करके फिर सर्वेक्षण करेंगे, फिर विचार विमर्श से सिफारिश को तैयार करेंगे। कि पहले तो विचार विमर्श कर दें कि सर्वेक्षण करना है,
तो संरक्षण करके आएगा तो फिर विचार विमर्श करेंगे, खाली नहीं, फिर विचार विमर्श तो कर भी करेंगे, सिफारिश को तैयार भी करेंगे, कागज पत्र पर लिख कर सिफारिश तैयार करना है। जब सिफारिश पर तैयार हो जाएगा तो फिर यही सिफारिश पर अमल करना होगा। अमल बने है ना, समझना होगा कौन ज़्यादा है कम बेसी, उसके बारे में समझना। पूछेगा एनकेसी का राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यपद्धति बताओ। तो कार्यपद्धति है कि प्रयोग में लाने वाले जो भी क्षेत्र होता है, वैसा क्षेत्र जिसका प्रयोग में आ रहा है, प्रयोग में लाया जाता है, वैसा क्षेत्र की पहचान करा देता है। अब पहचान हो गया वाले क्षेत्र को तो संगठनों का गठन करवाएगा। कार्य करने के लिए संगठन का गठन करेगा, गठन कराना और करा करके विचार विमर्श करेगा, विचार विमर्श करके सर्वेक्षण करेगा, फिर सर्वेक्षण करके फिर विचार विमर्श से सिफारिश पर तैयार करेगा, लिखेगा पन्ना और सिफारिश पर अमल करेगा कि सही गलत है। यही काम है एनकेसी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का काम यही है। देखिए तर्क संगत और नवीन और व्यापक, न तर्क संगत माने विचार विमर्श करना, और नवीन और व्यापक वैज्ञानिक ज्ञान है। कैसा है? कुछ वैज्ञानिक ज्ञान कौन है? तर्क संगत, नवीन व्यापक, तीनों क्या है? तो बस व्यापक, नवीन, तर्क संगत। और तर्क संगत विचार विमर्श करेगा। विचार विमर्श कौन करेगा? तो वैज्ञानिक करेगा। तो इसे वैज्ञानिक ज्ञान है सब। जो तर्क से करेगा, नया नया खोज करेगा, नया नया बारे में जानेगा, व्यापक बड़े स्तर पर कुछ जानकारी उत्सुक रहेगा, उसको वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं। हाँ, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन ज्ञान आयोग की सिफारिश से गठन होता है, वही ज्ञान आयोग होता है। चाहे वो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग रहे चाहे ज्ञान आयोग रहे, लेकिन है तो ज्ञान आयोग। लेकिन राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन जो है ज्ञान आयोग के सिफारिश पर बनल था, ये गठन होता है राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन को। कुछ नहीं है, एनकेसी का गठन 13 जून 2005 को मनमोहन सिंह ने किया था। अध्यक्ष से संचालन सैम पेत्रोदा था। सैम पेत्रोदा चेयरमैन था, है ना। सैम पेत्रोदा था, दूर संचार तकनीकी विशेषज्ञ था उस समय, है ना। एनकेसी का रिपोर्ट पेश होता 2006 में संचालन परिषद के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कहता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो पीएम होता है, करता है, जैसे मनमोहन सिंह क्या था। एनकेसी बोला था, क्या बोला था? इस कहा था पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय ज्ञानों का द्वार है। पुस्तकालय इसका कार्य विधि देखे, है ना, ये देख लीजिएगा। प्रयोग में लाने वाले क्षेत्र है रहता है, उसको क्षेत्र का पहचान कर देना है। और पहचान कर रख के जो भी कार्य करने वाले आदमी हो गया, उस संगठन का गठन करेगा। गठन हो जाएगा तो विचार विमर्श करेगा, संरक्षण करेगा, फिर विचार विमर्श करके सिफारिश करेगा, फिर अमल करेगा। सैम पेत्रोदा का जन्म 4 मई 1942 में टीटीगढ़ उड़ीसा में होता है। 4 मई 1942 को टीटीगढ़। अब चलते हैं एनकेसी सब है नेशनल नॉलेज सी से कमीशन था। एक में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सी से कमीशन था, आयोग था। एक में ये ना रहेगा जो नेटवर्क हो जाता, ये भी योजना है, ये भी योजना है। इनके नेशनल नॉलेज नेटवर्क योजना है। एन से नेटवर्क है, लास्ट एन से नेशनल नॉलेज नेटवर्क है। आधुनिक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। कैसा है? नेशनल नॉलेज नेटवर्क है। नेटवर्क लग गया जब है आधुनिक, कहीं से किसी से बात कर लीजिएगा तो जाहिर सी बात है आधुनिक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। वो भी आधुनिक या अत्याधुनिक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है, क्योंकि राष्ट्रीय है। भारत की सूचना अवसंरचना के विकास को सुगम बनाएगा। क्या बनाएगा? ये भारत की सूचना का देखेगा, सूचना का अवसरण देखेगा, अवसरण देख करके यही सूचना अवसरण के विकास को सुगम बनाएगा, ताकि लोग भारत की सूचना आराम से दे सके और संरचना भी बना सके। इसलिए भारत की सूचना अवसरण के विकास को सुगम बनाएगा। कौन? एनकेएन। एक दूसरा चीज देख लीजिएगा, है ना जी। एक में क्या था? प्रयोग में लाने वाले विशेष वाले क्षेत्र की पहचान करना है, फिर पहचान कर संगठन गठन करना है, विचार विमर्श करना है, संरक्षण करना है, फिर विचार विमर्श करके सिफारिश तैयार करना, फिर अमल करना है। देखिए बोला था एनकेएन है
आधुनिक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। भारत आधुनिक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। भारत के सूचना अवसंरचना के विकास जब भी होगा, भारत क्या होगा, सूचना अवसंरचना कि जब भी विकास होगा, इसी के विकास का शुंग बनते रहेगा एनकेन है, तब तो सूचना अवसंरचना का तो विकास कर देगा। अनुसंधान में तेजी लाएगा, कोई भी अनुसंधान इंडस्ट्री खोलेगा तो एनकेन जो है बहुत तेजी से लाएगा। नेटवर्क नहीं है तो भाई अनुसंधान में तेजी लावे करेगा। अगली पीढ़ी के एप्लीकेशन और सेवा तैयार करेगा, है ना। अगला पीढ़ी के जो भी आएगा या सेवा, अगली पीढ़ी के एप्लीकेशन एंड सेवा तैयार करते रहता है। लक्ष्य, इसका लक्ष्य यही है कि सशक्त और सुदृढ़ माने मजबूत बनाना है, वो भी आंतरिक भारतीय नेटवर्क स्थापित करना। जो यही भारतीय नेटवर्क जो है सुरक्षित विश्वसनीय कनेक्टिविटी में सक्षम होगा। पूछेगा एनकेन का लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य यही है सशक्त और सुदृढ़ मजबूत आंतरिक रूप से भारतीय नेटवर्क रहता है। भारतीय नेटवर्क स्थापित करना, भारतीय नेटवर्क स्थापित करेगा और यही भारतीय नेटवर्क को सुरक्षित और विश्वसनीय कनेक्टिविटी में सक्षम दिलाएगा। एनकेन विज्ञान प्रौद्योगिकी उच्च शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी देखभाल कृषि और शासन से संबंधित सभी हितधारकों को समान मंच पर लाएगा। तो सभी को विज्ञान को भी समान मंच पर लाएगा। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को भी उच्च शिक्षा है ना, स्वास्थ्य संबंधित देखभाल कैसे करना है, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, कृषि और शासन से संबंधित सभी हितधारकों को समान मंच पर लाएगा। चाहे कृषि रहे या कृषि शासन से संबंधित जो भी आदमी रहेगा सबको मंच पर लाएगा। कौन, एनकेन नेटवर्क के द्वारा। भारत सरकार ने एनकेन की स्थापना किया था। कौन कहता है, भारत सरकार ने। तो ये भारत सरकार ने एनकेन की स्थापना किया, उसके लिए भारत सरकार किया था, इसलिए भारत सरकार के एक और था प्रिंसिपल प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA की अध्यक्षता में कर लेता। तो PSA पूछेगा एनकेन जानते हैं, तो जानते हैं। एनकेन जो है भारत सरकार ने कहा कि एनकेन को स्थापना कराने के लिए भारत सरकार के ही PSA की अध्यक्षता में स्थापना होता। पूछेगा भारत सरकार ने एनकेन की स्थापना के लिए किसके अध्यक्षता में होता, PSA के अध्यक्षता में। कौन करता, भारत सरकार का। तो PSA का पूरा नाम तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर PSA अध्यक्षता में होता। एनकेन के पढ़ा फिर एनकेन का ब्रिजन HLC द्वारा गठित प्रौद्योगिकी की सलाह समिति टैक्स द्वारा बनाई गई कार्य योजना में परिचालित हुआ। कैबिनेट ने 5990 करोड़ लागत वाले एनकेन को मार्च 2010 में मंजूरी दे दी। कहा कि देखो ब्रिजन ACL द्वारा गठित हो गया। ACL द्वारा क्या गठन हुआ, प्रौद्योगिकी सलाहकार गठन था। यही प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति TSE प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति, इसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी को टेक्नोलॉजी सलाहकार के एडवाइजर तो बोल ही रहे हैं। और कमेटी मैंने समिति होता है। तो टेक्नोलॉजी ए से एडवाइजर, सी से कमेटी, यानी हिंदी बोलेंगे एनकेन का किया, एनकेन का ब्रिजन ACL और गठित ACL का क्या गठन किया था, प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति TSE। ACL गठन कर लिया था TSE का। यही TSE द्वारा बनाई गई कार्य योजना में परिचालित है एनकेन। कैबिनेट ने 5990 करोड़ है लागत वाले एनकेन को देखा कि 5990 करोड़ लागत वाला एनकेन है, कैबिनेट में सब पास किया है। तब तो मार्च 2010 में पास किया था, मार्च 2010 में। एनकेन नेशनल नॉलेज नेटवर्क का ब्रिजन ACL द्वारा ब्रिजन ACL द्वारा क्या होता, गठित होता क्या, प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति
यानी कि टी से टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी और ए से एडवाइज सलाहकार, सी से कमेटी टीएससी प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति टीएससी द्वारा बनाई गई कार्य योजना में परिलक्षित हुआ। कैबिनेट ने 5,990 यानी कि 5,990 6,000 में 10 कम है 5990 करोड़ रुपए लगा के एनकेएन को नेशनल नॉलेज नेटवर्क को मार्च 2010 में मंजूरी दिया। मार्च 2010 में मंजूरी दिया। कौन? एनकेएन को कहा कि तुमको मंजूरी देते हैं मार्च 2010 में। कितना? 5990 करोड़ लगा। कौन दिया? कैबिनेट ने। ज्ञान मीमांसा विषय का संबंध किससे है? तो ज्ञान मीमांसा है ना। ज्ञान मीमांसा विषय का संबंध नॉलेज क्लासिफिकेशन से है। मैंने नॉलेज माने ज्ञान वर्गीकरण से है। नॉलेज में ज्ञान होता है, ज्ञान वर्गीकरण से, यानी कि नॉलेज क्लासिफिकेशन का ये विषय निर्माण विधि से है। विषय निर्माण विधि का पढ़ना है। ज्ञान वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ना है। एक और है तर्क संगत नवीन व्यापक। तीनों क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान है। वैज्ञानिक ज्ञान है, तर्क संगत नवीन व्यापक। देखें एनके को 5990 करोड़ रुपये लगा करके मार्च 2010 में मंजूरी दिया। मार्च 2010 में कौन दिया? कैबिनेट ने। वही एनकेन को 5990 करोड़ रुपये लगा करके कैबिनेट ने मार्च 2010 में मंजूरी दिया। यही एनकेन नेशनल नॉलेज नेटवर्क, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क कार्यवानी माने कार्य करने वाला एजेंसी कौन है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है। यही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तहत एनकेन काम करता है। विषय के बारे में पीछे पढ़े थे। क्या पीछे पढ़े थे? विषय का पीछे पढ़े थे। विषय मनुष्य के आसपास जो भी प्रकृति है, प्रकृति के विभिन्न प्रकार की वस्तु रहता है। विभिन्न मनुष्य के आसपास क्या रहता है? प्रकृति वस्तु रहता है। यही प्रकृति वस्तु से हम लोग क्या करते हैं, जिसे विभिन्न प्रकार ज्ञान का प्राप्ति होता है। प्रकृति वस्तु से ज्ञान की प्राप्ति होता है। फिर विभिन्न प्रकार के वस्तु के अनुभव से मस्तिष्क में बहुत सारा विचार उत्पन्न होता है। यही विचार के सुव्यवस्थित और संगठित रूप जो हो जाता है उसको कहते हैं विषय। कुछ नहीं, विषय जो है मनुष्य के आसपास प्रकृति की वस्तु से ज्ञान होता है। ज्ञान से मस्तिष्क में अनुभव होता है, विचार उत्पन्न होता है। ये विचारों को सुव्यवस्थित तरीका से और संगठित रूप से तरीका से बैठा देना ही विषय कहलाता है। वही विषय यहाँ है। मनुष्य के आसपास बहुत सारा प्रकृति वस्तु रहता है। प्रकृति वस्तु से ज्ञान होता है, अनुभव होता है, और ज्ञान अनुभव से मस्तिष्क में विचार होता है। बहुत सारा विचार उत्पन्न होता है। यही विचार को सुव्यवस्थित रूप से और संगठित रूप से सजा देना ही विषय कहलाता है। विषय के 3 प्रकार होता है। कौन कौन? मौलिक विषय, संयुक्त विषय, मिश्रित विषय। तो मौलिक विषय, संयुक्त विषय, मिश्रित। मौलिक को बेसिक बोलते हैं, बेसिक सब्जेक्ट। मौलिक मैंने शुरुआत वाला पहले का, तो बेसिक हो गया। संयुक्त में मिला करके, तो मिला करके हो गया कंपाउंड। और मिश्रित में भी मिलाई के हुआ, लेकिन ये 1 2 से दिख रहा है, ये भी 2 से दिख रहेगा। कॉम्प्लेक्स मैंने मिश्रित होगा, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। जब मौलिक विषय होगा तो इसमें किसी एक वैसे विषय को बारे में जानकारी देता ही है जो किसी एक ज्ञान का संग्रह करता है ना। एक ही को अगर ज्ञान का संग्रह कर रहा है, एक ही ज्ञान का संग्रह करता है, लेकिन इसमें दूसरे विषय को कोई प्रभाव नहीं पड़ता चाहिए। माने एक ज्ञान का संग्रह होता है, लेकिन उस ज्ञान के संग्रह में दूसरे विषय का कोई नहीं प्रभाव चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बायोलॉजी कहने से क्या हो गया? एक ज्ञान है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी कहने से दूसरा विषय पर प्रभाव पड़ रहा है, फिजिक्स पर नहीं है। फिजिक्स कहने से केमिस्ट्री पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें एक ज्ञान का संग्रह होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया सब। पूछेगा मौलिक विषय में ज्ञान का संग्रह होता है, तो हाँ होता है। दूसरे विषय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, संयुक्त में है, ये भी मौलिक विषय है, ये यहाँ आ जाएगा। इसमें मौलिक विषय में आइसोलेट के प्रभाव, आइसोलेट में एकल,
एकल के प्रभाव और दो या दो से अधिक मौलिक विषय के एकल या आइसोलेट मिलकर बनता है। कहने का मतलब कि संयुक्त है, नामे है, तो भाई जाहिर सी बात है मौलिक विषय में जो रहता है, मौलिक विषय में जो भी रहेगा, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही मौलिक विषय है। यही मौलिक विषय में आइसोलेट का प्रभाव पड़ता है। इसका मौलिक विषय है, इसका आइसोलेट का प्रभाव पड़ता है। इसमें मौलिक विषय में आइसोलेट का प्रभाव पड़ता है कि नहीं? तो हाँ, मौलिक विषय में, ये मौलिक विषय क्रम में, इसमें संयुक्त विषय में देखिएगा, इसमें मौलिक विषय में आइसोलेट का प्रभाव पड़ता है तो पड़ता है, इसमें पड़ता नहीं है। इसमें दूसरे विषय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें है कि मौलिक विषय में जाइएगा ना तो चल गए, इसमें तो आइसोलेट का प्रभाव पड़ता है तो पड़ता है। या दो से अधिक मौलिक विषय मिलेगा, है ना, मौलिक का विषय रहेगा, दो या दो से अधिक विषय, जो बायोलॉजी, फिजिक्स दोनों है, या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, दो या दो से अधिक विषय एकल मिलकर बनता है। यानी दो विषय मिलेगा तो एकल बन जाता है। तो जैसे एग्रीकल्चर ऑफ राइस, तो राइस भी एग्रीकल्चर, दोनों मिलकर बना है। तो इसमें एग्रीकल्चर कृषि है, कृषि से हुआ है पैदा चावल, इसलिए कृषि का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, मौलिक विषय हो गया। इसमें मौलिक विषय परतबंधी विधि से संयुक्त विधि की संरचना बनाता है। इसमें जो मौलिक विषय रहता है, इसमें आइसोलेट का प्रभाव पड़ता है। दो या दो से अधिक मौलिक विषय रहेगा तो आइसोलेट का प्रभाव तो पड़बे करता है। दो या दो से अधिक मौलिक विषय एकल मिलकर बनता है। जैसे एग्रीकल्चर ऑफ राइस, एग्रीकल्चर मौलिक विषय हो गया, क्योंकि पहला तो यही है, कृषि से बनता है राइस, इसलिए मौलिक विषय यही हो गया। मौलिक बने बेसिक विषय। इसमें संयुक्त देखिएगा, इसमें मौलिक विषय परतबंधी विधि से, कौन सा विधि से? परतबंधी विधि होता है। ये परतबंधी विधि से संयुक्त विधि की रचना होता है। परतबंधी विधि से संयुक्त विधि की रचना हो जाता है। मौलिक विषय परतबंधी विधि से संयुक्त विषय, संयुक्त मौलिक विषय के परतबंधी रहेगा तो संयुक्त बनता है। चलिए, मिश्रित विषय क्या है? इसमें दो या दो से अधिक मौलिक विषय मिलकर नया विषय बनता है। यही है दो या दो से अधिक, ये है इसके। इसमें मौलिक विषय में आइसोलेट का प्रभाव पड़ता है। ये भी दो या दो से अधिक मौलिक विषय मिलकर एकल मिलकर बनता है। दो या दो से अधिक मौलिक विषय के, दो या दो से अधिक मौलिक विषय के जो एकल रहता है, एकल मिलकर बनता है ना। देखे दोनों आगे चलते हैं। इसमें है कि दो या दो से अधिक मौलिक विषय मिलकर के ये एकल मिलकर बना रहता है। ये भी दो या दो से अधिक मौलिक विषय, ये भी दो या दो से अधिक मौलिक विषय, इसमें एकल मिलकर बनता है। इसमें एकल मिलकर नहीं बनता, इसमें डायरेक्ट है। दो या दो से अधिक मौलिक विषय मिलकर नया विषय बनाता है। क्या बनाता है? नया विषय बनाता है। एकल बनाता है तो नया बनाता है। और नया विषय बनाता है तो नया विषय में उन विषयों का मौलिक प्रकृति का अस्तित्व नहीं रहता है, जिससे मिलकर बना है वो खत्म हो जाता है। नया बन गया तो पुराना खत्म। जैसे बायोफिजिक्स है ना, इसमें बायो का है, बायोलॉजी मौलिक विषय है, फिजिक्स क्या मौलिक विषय है, और दोनों मिलकर बनेगा नया बायोफिजिक्स। बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, ये सब क्या है? मौलिक विषय है, और दोनों से नया चीज़ बन गया बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में जो अस्तित्व है वो दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है, इसका अस्तित्व दूसरा नया हो जाता है। बायो प्लस केमिस्ट्री, ये भी दो से अधिक मौलिक विषय मिलकर नया विषय बनाता है, और नया विषय बनाता है तो ये दोनों का गुण खत्म हो जाता है, ये नया का गुण आता है इसमें बायोकेमिस्ट्री में। मौलिक विषय ज्ञान का संग्रह है, दूसरे विषय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। संयुक्त विषय मौलिक विषय में जो आइसोलेट का प्रभाव पड़ता है, क्यों कि दो या से अधिक विषय के जो एकल होता है, आइसोलेट रहता है, वही मिलकर बनता है। एग्रीकल्चर ऑफ राइस, एग्रीकल्चर मौलिक विषय कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, अकेले बना ले। मौलिक विषय प्रतिबंधी से, यही मौलिक विषय प्रतिबंधी से बनता है संयुक्त विषय। मिश्रित विषय में दो या दो से अधिक, यह देखिए दो या दो से अधिक मौलिक विषय मिलकर बनता है नया विषय, इसका अस्तित्व पुरनका का अस्तित्व से खत्म होता है, यानी कि इसका अस्तित्व नया हो जाता है। अब चलते हैं विषय के, तो तीन प्रकार देख लिए,
और बाद देखते हैं हम लोग विषय निर्माण की विधि, है ना, विषय निर्माण की विधि। अभी तक देखे हम लोग ज्ञान मीमांसा विषय का संबंध किससे था, ज्ञान मीमांसा विषय का संबंध विषय निर्माण विधि से था ना, और नॉलेज क्लासिफिकेशन से भी था। तो ही हम लोग देख रहे विषय निर्माण की विधि। तो विधि देखा जाए तो भी 3 विधि है। जिस तरह से विषय का प्रकार 3 है, उसी तरह से क्रम में विषय निर्माण की विधि जो विधि ये भी 3 प्रकार के है। अच्छा, विषय निर्माण की विधि पढ़ते हैं। विधि में क्या है, विषय जगत के संरचना 3 भाग है। विषय निर्माण की विधि कहो, ये विषय जगत की संरचना 3 भाग है। 3 भाग इसी में आता है। एक और बात है, विषय निर्माण की विधि का गठन कब होता है, 1973 में होता है। किसका द्वारा, ये नील मेघन के द्वारा होता है। 1973 में गठन होता है। ये नील मेघन के द्वारा वैज्ञानिक आधार पर गठन होता है। पूछेगा विषय निर्माण की विधि जानते है ना, मेथड ऑफ सब्जेक्ट, है ना। विषय निर्माण की विधि का गठन 1973 में होता था। 1973 में होता है। किसका द्वारा होता है, ये नील मेघन के द्वारा। और किस आधार पर होता है, वैज्ञानिक आधार पर होता है। इसी में पढ़ना है विषय निर्माण की विधि में विषय निर्माण के जगत की संरचना 3 भाग बटल है। कौन को संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट। विषय जगत की संरचना का 3 भाग है। द्विविभाजन को द्विआधारित क्लासिफिकेशन कहिए, है ना, द्विविभाजन क्लासिफिकेशन कहिए या द्विआधारित क्लासिफिकेशन कहिए। इंग्लिश में बोलेगा डाइकोटोमी। डाइको मैंने डॉस है, डाइकोटोमी डॉस है, डबल मैंने द्विभाजन। दूसरा है 10 विभाजन। 10 विभाजन को बोलता है डेकाकोटोमी, है ना। 10 और डाई मैंने डबल, और 10 विभाजन को डेका मैंने 10 रुपये करता है, और डेकाकोटोमी। बहु विभाजन में आता है पोलिकोटोमी। पोली लग गया बहु विभाजन, डेका लग गया तो 10 विभाजन, डाई लग गया तो 2 विभाजन, तो द्विआधारी विभाजन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो विषय जगत की संरचना में पहले पढ़ते हम लोग द्विविभाजन। डाइकोटोमी में विषय जगत को 2 भाग बांटा गया। डबल है तो भाई विषय जगत कितने भाग में, 2 भाग बांटा गया। द्विविभाजन विषय जगत को 2 भाग बांटा गया है, पुनः 2 भाग में इसी प्रकार चलता है। ये है B1, फिर B C1 C2 B, ऐसे 2 भाग में निकलते जाएगा, फिर 2 भाग में, फिर इसे बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी हो गया, 2 भाग बट गया, है ना। विषय जगत को 2 भाग बांटा है। देखो विषय जगत कौन है, बायोलॉजी 2 भाग में, जूलॉजी बॉटनी, फिर बॉटनी फ्लावर और प्लांट, अनंत फ्लावर, फूल वाला पौधा और बिना फूल वाला पौधा। इस तरह से बढ़ता है 2 विभाजन। दस विभाजन में है इस तरह से। इसमें विषय जगत को 2 भाग बांट रहे हैं, क्योंकि विषय जगत के संरचना देख रहे 3 भाग बटल था। तो कम दूसरा है 10 विभाजन। इसमें विषय जगत को 10 भाग बांटते जाएंगे। तो कोई भाग है 10 भाग बटा 1 2 3 4 5 6 10, फिर एक पहले को 10 भाग, दूसरों का 10 भाग, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। 10 भाग में पुनः 10 भाग में बांटते रहेंगे। जैसे यूडीसी और डीडीसी। पूछा यूडीसी और डीडीसी विषय जगत है, हाँ विषय जगत है, हाँ विषय जगत में केकर है बेटा, 10 विभाजन में आता है यूडीसी डीडीसी। बहु विभाजन में आइए पोलिकोटोमी। इसमें विषय जगत को अनेक भाग में बांटता है। जैसे सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन बहु विभाजन है ना। सीसी क्या है, बहु विभाजन है, कॉलन क्लासिफिकेशन। और यूडीसी और डीडीसी 10 विभाजन, 10 है 10 और 10 डीडीसी, 10 है डीसी यानी यूडीसी। और बायोलॉजी सब बढ़ता जाएगा तो ये सब डाई विभाजन है, द्विविभाजन द्विआधारी क्लासिफिकेशन डाइकोटोमी है। वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। तो वर्गीकरण माने क्लासिफिकेशन, जो शब्द आलता शब्द लैटिन भाषा से आलता है ना। आदमी लैटिन माने लैटिन कैसे भी लेट जाता है तो वर्गीकरण साफ करने लगता है। तो वर्गीकरण में लैटिन भाषा। क्लासिक नहीं, क्लासिक भी ले सकता है या क्लासिस भी कहता है।
CLASSIC, क्लासिक कहिए, क्लासिस कहिए, इसी से बना। क्लासिक या क्लासिस का अर्थ होता है, हिंदी में क्लासिस लिखेगा और इंग्लिश में क्लासिक का अर्थ होता है वस्तु या व्यक्तियों का वर्गों में बांटना। चाहे वस्तु को वर्ग बांट दीजिए या व्यक्ति को वर्ग में बांटना, यानी वस्तु व्यक्ति को बांटेंगे अलग अलग भाग में, लेकिन यानी कि समान एकल मैंने आइसोलेट को एक साथ, समान आइसोलेट रहेगा ना, आइसोलेट उस मैंने समान आइसोलेट मैंने समान वस्तु रहेगा एक साथ करना है, और असमान वस्तु रहेगा उसको एक तरह सजा देना है, इसलिए कहते हैं वर्गीकरण। फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बहुत सारा फिजिक्स है, बहुत सारा केमिस्ट्री है। फिजिक्स का अलग छाड़ देंगे, केमिस्ट्री का अलग छाड़ देंगे। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, वर्गीकरण जो लैटिन भाषा है उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रोम साम्राज्य के द्वारा किया गया था। पूछेगा वर्गीकरण लैटिन भाषा बना है, क्लासिक या क्लासिस है, जिसका अर्थ वस्तु व्यक्ति को वर्ग में सब बांट देना, यानी कि एक प्रकार का वस्तु रहेगा एक तरफ, दूसरे प्रकार का वस्तु दूसरे तरफ। वही वर्गीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? शब्द का प्रयोग कहेगा ना, शब्द का प्रयोग बाय रोम साम्राज्य द्वारा, ये रोम साम्राज्य द्वारा। इसलिए वर्गीकरण के पिता अरस्तु जी है। अरस्तु जी है ना, बायोलॉजी के पिता है, अब वर्गीकरण के भी है। वस्तु को समान या असमान विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करना ही वर्गीकरण कहलाता है। कहता है वर्गीकरण किसे कहते हैं? वस्तु या व्यक्ति का वर्गीकरण में बांटना, जैसे समान एकल आइसोलेट को एक साथ, असमान को एक साथ, वही वस्तु का समान को एक साथ, असमान विशेषता के आधार पर दूसरे तरफ बांट देना है। यही क्रमबद्ध करना ही, क्रमबद्ध सजा देना ही वर्गीकरण कहलाता है। वस्तु को समान रहे या असमान विशेषता के आधार पर, सामान्य या समान विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध कर देना, माने सजा देना ही कहलाता है वर्गीकरण। ये वर्गीकरण की परिभाषा दिए बहुत सारे लोग, कौन कौन सुनिए। मुझे संदेश है या संदेह हो या संदेश है कि वर्गीकरण के बिना, माने क्लासिफिकेशन के बिना एक दिन भी जीवित रह पाना मुश्किल है, ऐसा WC शेयर्स बोले थे। WCB शेयर्स। वर्गीकरण के बिना एक दिन भी जिंदा रह पाना मुश्किल है, क्लासिफिकेशन के बिना एक दिन जिंदा रह पाना भी मुश्किल है, ऐसा WCB शेयर्स बोलते हैं। शेर ने भाई, तो शेर है तो भाई अलग अलग तो ही छटबे करेगा, है ना, वर्गीकरण तो करबे करेगा, इसलिए एक दिन भी जीवित रहना मुश्किल है, WCB शेयर्स बोलता है। मुझे संदेश है कि वर्गीकरण के बिना एक दिन भी जीवित रहना मुश्किल है, WCB शेयर्स बोलता है। पुस्तकों को पुस्तक जो रहता है उसको विशिष्ट विषय के नाम को, विशिष्ट विषय रहेगा, वो विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचिक अंक को अधिगम भाषा में, सीखने की जो भाषा रहता है उस भाषा में अनुवाद करना वर्गीकरण होता है। कारण पुस्तक को विशिष्ट जो विषय है, जो विशिष्ट विषय उसके नाम को का करिए विशिष्ट विषय है, तो हाँ उसका नाम को क्रम सूचक अंक में, अधिगम भाषा में, कौन सा भाषा? अधिगम, विशिष्ट भाषा रहेगा, विषय रहेगा, विशिष्ट विषय, तो अधिगम भाषा में अनुवाद करना वर्गीकरण होता है, ऐसा रंगनाथन बोल रहे थे। रंगनाथन पुस्तक को विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंक में, कैसा अंक? क्रम सूचक अंक में, अधिगम भाषा में अनुवाद कर देना, अनुवाद करना वर्गीकरण कहलाता है, रंगनाथन जी बोले थे। वर्गीकरण बस इतना ही है पुस्तकालय वर्गीकरण का। तो वर्गीकरण के बारे में लैटिन भाषा से बना है शब्द, क्लासिक या क्लासिस से बना है, जिससे वस्तु या व्यक्ति को वर्गीकरण में बांट देना, या समान एकल को एक तरफ, असमान को एक तरफ, यानी कि विषय वस्तु को समान या समान विशेषता के आधार पर बांट देना, समान या असमान विशेषता के आधार पर क्रमबद्ध करना ही वर्गीकरण कहलाता है। शब्द जो दिया था वर्गीकरण को सबसे पहले प्रयोग किया था रोमन साम्राज्य ने, इसलिए वर्गीकरण के पिताजी हो गए फादर ऑफ क्लासिफिकेशन का अरस्तु जी। मुझे संदेश है कि वर्गीकरण के बिना एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता है, एक दिन भी जीवित न रहेगा तो जाहिर सी बात है WCB शेर है, ये तो कैसे जीवित रहेगा एक दिन। वस्तु को विशिष्ट विषय के
नाम जो रहता है उस विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों के अधिगम भाषा में अनुवाद कर देना वर्गीकरण कहलाता है। रंगनाथन जी बोले थे। पुस्तकालय वर्गीकरण देखते हैं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी में पुस्तकालय क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय को, पुस्तक के विशिष्ट विषय का नाम जो रहता है वो क्रम सूचक अंक को अधिगम भाषा में अनुवाद करता है, उसे का वर्गीकरण कर रखना था। वही विशिष्ट विषय, वही पुस्तक का विशिष्ट विषय, वही किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को कृत्रिम अनुवाद, प्राकृतिक नहीं कृत्रिम अनुवाद करना और विशिष्ट विषय से संबंधित पुस्तक को आधार पर कृत्रिम अंक प्रदान करना ही कहलाता है पुस्तकालय वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण क्या है? किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय रहता है, विशिष्ट विषय के नाम को, विशिष्ट विषय है, हाँ विशिष्ट विषय इसलिए कर रहे हैं कोई खास होगा, सब कोई न पढ़ता कोई अलग विषय होगा। तो विशिष्ट विषय के नाम को कृत्रिम अनुवाद करना, विशिष्ट विषय को कृत्रिम अनुवाद कर देना, विशिष्ट विषय के नाम जो रहता नाम इसको कृत्रिम अनुवाद कर देना। और विशिष्ट विषय है तो विशिष्ट विषय से संबंधित विशिष्ट विषय के नाम को क्या कर देना है कृत्रिम अनुवाद। और विशिष्ट विषय है इसको कृत्रिम अनुवाद करना है। और खास विशिष्ट विषय है तो विशिष्ट विषय से संबंधित पुस्तक को आधार पर, पुस्तकों को आधार मान करके कृत्रिम अंक प्रदान करना। कैसा कृत्रिम अनुवाद है तो कृत्रिम अंक प्रदान करना कहलाता है पुस्तकालय वर्गीकरण। पुस्तकों को समानता या भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित करना ही कहलाता है वर्गीकरण कहलाता है। पूछेगा वर्गीकरण का परिभाषा करती है पुस्तकों को समानता के आधार पर, भिन्नता के आधार पर व्यवस्थित में सजा देना ये कहलाता है मार्गेट मन बोला था। वर्गीकरण जो है ना, वर्गीकरण जो है भले बोला है पुस्तकों को समानता के आधार पर, समान विषय के आधार, भिन्नता विषय अलग अलग रहेगा, समान विषय भिन्नता विषय के आधार पर व्यवस्थित करना कहलाता है वर्गीकरण कहलाता है। मार्गेट के मन में था मार्गेट मन। एक निश्चित यह है पुस्तकालय वर्गीकरण। तो वर्गीकरण के बारे में भारत याद है। पुस्तकालय वर्गीकरण एक निश्चित योजना अनुसार, पुस्तकालय वर्गीकरण एक निश्चित योजना अनुसार विशिष्ट विषय को, विशिष्ट जो विषय रहता है विषय को क्रम संख्या के कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही कहलाता है पुस्तकालय वर्गीकरण रखना था। तो वही चीज़ देहूँ बोला था ये भी। पुस्तकालय वर्गीकरण के परिभाषा दिया रंगनाथन के साथ परिभाषा है कि किसी विशिष्ट पुस्तक के विशिष्ट विषय का नाम को कृत्रिम अनुवाद करना और विशिष्ट विषय से संबंधित पुस्तकों के आधार पर कृत्रिम अंक प्रदान करना। कृत्रिम अनुवाद, कृत्रिम अंक, यही तो यहाँ चीज लिखल है। एक निश्चित विषय, एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषय को क्रम संख्या का कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है, ऐसा रंगनाथन जी बोला है। पुस्तकालय वर्गीकरण कहते हैं किसे? तो एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषय को क्रम संख्या की कृत्रिम भाषा में विशिष्ट विषय है, विशिष्ट विषय के क्रम संख्या होगा, ये क्रम संख्या को कृत्रिम भाषा में अनुवाद कर देना ये कहलाता है पुस्तकालय वर्गीकरण, ऐसा रंगनाथन जी बोलते हैं। पुस्तक वर्गीकरण साहित्य में ज्ञान की खोज के लिए समय बचाने की यांत्रिक क्रिया है, ऐसा प्रोफेसर J.L. मिलबे थे। पुस्तक वर्गीकरण जो है ना, या पुस्तकालय वर्गीकरण रंगनाथन जी, भले ही इसका नाम है पुस्तकालय वर्गीकरण के किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय का नाम जो रहता नाम, उस नाम को सब विषय नहीं, विशिष्ट पुस्तक का नाम, इस नाम को कृत्रिम अनुवाद करना या विशिष्ट विषय से संबंधित पुस्तकों के आधार पर कृत्रिम अंक प्रदान करना ये कहला पुस्तकालय वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषय के जो नाम है या क्रम संख्या है, क्रम को कृत्रिम भाषा में यहाँ है नाम का कह रहा है, यहाँ कह रहा है विशिष्ट विषय को क्रम संख्या के कृत्रिम भाषा में, एक क्रम संख्या को कर रहा है, यहाँ नाम को कृत्रिम भाषा में,
यहाँ क्रम संख्या को कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना रखना था। तो अगर कोई विशेष विषय रहेगा क्रम संख्या के आधार पर कहेगा और कृत्रिम भाषा में अनुवाद कर देना है। क्रम संख्या की कृत्रिम क से क्रम संख्या, क से क्रम संख्या, क से कृत्रिम भाषा में अनुवाद करेगा, उसे पुस्तकालय वर्गीकरण कहेगा। ऐसा रंगनाथन जी के द्वारा पुस्तक वर्गीकरण या पुस्तकालय वर्गीकरण साहित्य में ज्ञान की खोज, क्या है ज्ञान की खोज, ज्ञान की खोज के लिए समय बचाना यांत्रिक क्रिया है। पुस्तकालय वर्गीकरण जो होता ना, पुस्तकालय वर्गीकरण है ना, पुस्तकालय वर्गीकरण साहित्य में देखिएगा, उसमें ज्ञान की खोज के लिए समय बचाने की यांत्रिक क्रिया है। ज्ञान की खोज में समय बचाने की यांत्रिक क्रिया है। ज्ञान की खोज में समय बचाने की यांत्रिक क्रिया है। कौन बोला था बात? प्रोफेसर जे.एल. मिल बोला था। प्रोफेसर जे.एल. मिल बोला था। पुस्तकालय वर्गीकरण सभी समान विषय पर लिखी गए, समान जो विषय रहता है समान विषय पर लिखी गए पुस्तकों का एक साथ इकट्ठा करना ही कहलाता है पुस्तकालय वर्गीकरण। सी कट्टर, कट्टर बोलता है हम कट्टर है, सभी समान विषय रहेगा एक तरह सजा देना है। समान विषय पर लिखी गई पुस्तकों को है ना, जो भी समान विषय रहेगा उसको लिखा गया है पुस्तक, वो पुस्तक को एक साथ इकट्ठा कर दो। समान विषय पर जो भी लिखा गया है विषय, उस पुस्तक को इकट्ठा करना कहलाता है पुस्तकालय वर्गीकरण। सी कट्टर। तो हम लोग देखें पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा कि किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को अगर कृत्रिम अनुवाद में पुस्तक के आधार पर कृत्रिम अंक प्रदान कर रहे हैं तो उसे कहते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण। पुस्तकालय वर्गीकरण की परिभाषा रंगनाथन के जी बोले थे, एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषय को क्रम संख्या के क से क्रम संख्या क से कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना कहलाता है पुस्तकालय वर्गीकरण। रंगनाथन जी। प्रोफेसर जे.एल. मिल बोले थे कि पुस्तकालय वर्गीकरण साहित्य में पुस्तकालय वर्गीकरण जो है ज्ञान की खोज में समय बचता है और ज्ञान की खोज में समय बचाने की यांत्रिक क्रिया है पुस्तकालय वर्गीकरण। प्रोफेसर जे.एल. मिल बोला था। सी कट्टर था, बोला कि हम भी बोलेंगे सभी समान विषय पर जो भी लिखा गया समान विषय पर लिखी गई पुस्तक रहता है। समान विषय का मतलब क्या? अगर पेड़ पौधा के बारे में जानकारी दिया है तो वही है समान विषय। पेड़ पौधा पर लिखी गई पुस्तक को एक साथ इकट्ठा कर देना है, अब फूल और मानव पर लिखी पुस्तक को अलग कर देना है। उस समान विषय पर लिखी गई पुस्तक को एक साथ इकट्ठा करना ही कहलाता है पुस्तकालय वर्गीकरण। से कट्टर बोलते हैं। अब खाली वर्गीकरण की परिभाषा पूछेगा तो वर्गीकरण की परिभाषा देने वाले थे W.C.B. शेयर्स। रंगनाथन ने भी रंगनाथन वर्गीकरण के भी और पुस्तकालय वर्गीकरण दोनों परिभाषा दिए थे। जब वर्गीकरण की परिभाषा दिए थे तो पुस्तक को विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंक को अधिगम भाषा में सीखने की भाषा में अनुवाद करना वर्गीकरण होता है रंगनाथन। तो यह विषय से विषय और क्रम सूचक अंक, लेकिन यहाँ अधिगम भाषा में। यहाँ बोले पुस्तकालय वर्गीकरण में कि एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषय यहूँ है विशिष्ट विषय जहाँ लग गया विशिष्ट विषय को क्रम संख्या की कृत्रिम भाषा में ये कह रहा है विशिष्ट विषय नाम को क्रम सूचक अंकों का अधिगम भाषा में अनुवाद करना। यहाँ एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषय को क्रम संख्या के कृत्रिम भाषा में अनुवाद करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण कहते रहना था। तो वर्गीकरण की परिभाषा कौन कौन दिए थे? मुझे संदेश है कि वर्गीकरण के बिना एक जीवन भी नहीं रह सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। W.C.B. शेयर्स। पुस्तक को विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों का अधिगम भाषा में अनुवाद करना वर्गीकरण कहता है रंगनाथन जी। अरे पुस्तकालय वर्गीकरण है या खाली वर्गीकरण रहे सब एक है, ठीक ना। पुस्तकों को समानता भिन्नता के आधार पर समान अलग अभिन्नता के आधार पर व्यवस्थित करना सजा देना है पुस्तकालय वर्गीकरण है का। मार्गरेट मन बोलता है, इसका मन में यही था कि समानता भिन्नता के आधार पर सजा दो। एक निश्चित योजना के अनुसार विशिष्ट विषय को क्रम संख्या के कृत्रिम भाषा में अनुवाद कर देना रंगनाथन। पुस्तकालय वर्गीकरण साहित्य में ज्ञान की खोज के लिए समय बचता है यांत्रिक क्रिया है प्रोफेसर जे.एल. मिल वाला था। सभी समान विषय पर लिखी गई पुस्तक रहेगा, समान विषय पर लिखी गई पुस्तक को एक साथ इकट्ठा कर देना। समान विषय मतलब क्या? पेड़ पौधा का लिखा है तो पेड़ पौधा वाला लिखी पुस्तक इकट्ठा कर देना। सी कट्टर बोलता है। वर्गीकरण लैटिन भाषा से बना है, क्लासिक या क्लासिस है। इसकी वर्गीकरण की क्या जरूरत पड़ती है तो सुनिए। वो पुस्तकालय वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ता है ना, देख लीजिए। पुस्तकालय वर्गीकरण के बारे में सब बोल रहे थे, परिभाषा देख लीजिएगा।
आखिरकार पुस्तकालयों में वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ती है कि पुस्तकालय में हर किताब को वर्गीकरण के लिए छाटिए। क्यों? क्योंकि सुनिए, ज्ञान के असीमित विस्तार के कारण, है ना। पुस्तकालय में जाएगा तो ज्ञान के असीमित विस्तार रहता है, इतना विस्तार रहता है ज्ञान के बारे में, इतना किताब रहता है लखर ज्ञान के असीमित विस्तार के कारण। अब असीमित विस्तार है तो अब कौन जन्मतन पढ़ेगा ना, इसलिए वर्गीकरण कर देने से क्या होता है, तो जान जाता है कि किताब यहाँ है तो इसी को पढ़ेगा। इसलिए ज्ञान का असीमित विस्तार के कारण होने के कारण, ज्ञान का असीमित विस्तार है इसलिए पुस्तकालय वर्गीकरण जरूर पड़ता है। अनेक भाषा में साहित्य रहता है, अनेक भाषा में साहित्य पुस्तक के कारण, अनेक भाषा में साहित्य में लिटरेचर रहता है उसके कारण भी। बहुत भाषा में किताब पढ़ रहता है, साहित्य रहता है, लिटरेचर रखता है, कौन पढ़ेगा। इसलिए खोजेगा हिंदी तो मिलेगा इंग्लिश, उर्दू, इसलिए अनेक भाषा में साहित्य के कारण रहता है। इसके कारण भाषा के प्रकार के आधार पर उसको बांट देते हैं। विषय की जटिलता होने के कारण, है ना, कोई का विषय हल्का विषय पढ़ना है और मिल जा रहा भारी विषय, कहाँ खोजेगा उसको। कोई तो ऐसा वर्गीकरण तो होना चाहिए ना कि जटिल विषय को अलग, आसान विषय को अलग छानते हैं। इसलिए विषय की जटिलता, कठोरता होने के कारण पुस्तकालय वर्गीकरण जरूर पड़ता है। पुस्तकालय माने लाइब्रेरी के उद्देश्य के लिए भी, पुस्तकालय माने लाइब्रेरी, पुस्तकालय के उद्देश्य क्या है इसके लिए भी वर्गीकरण करने पड़ता है। पुस्तकालय वर्गीकरण पाठकों को माने यूजर को, विद्यार्थी को इससे समय बचाने के लिए भी, है ना, पुस्तकालय वर्गीकरण करते हैं। पूछेगा पुस्तकालय वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ता है, तो ज्ञान का बहुत असीमित विस्तार रहता है पुस्तकालय में, उसको, है ना, सीमित करने के लिए ज्ञान का असीमित विस्तार न होकर के, है ना, ज्ञान का असीमित विस्तार के कारण भी पुस्तकालय वर्गीकरण करने पड़ता है। अनेक भाषा में साहित्य रहता है तो अनेक भाषा में साहित्य के कारण भी, विषय की जटिलता होने के कारण भी पुस्तकालय के उद्देश्य के लिए भी, और पुस्तकालय के उद्देश्य पाठक समय बचाने के लिए भी पुस्तकालय वर्गीकरण पड़ता है। एक होता है वर्गाकार। वर्गाकार पुस्तक में देखिएगा ना, पुस्तकालय में, पुस्तकालय लिखा है, इसमें पुस्तकें कृत्रिम संख्या प्रदान करते हैं, जो रंगनाथन ने बोला था कृत्रिम संख्या के बारे में। तो वर्गाकार किसे कहते हैं? वर्गाकार, वर्गाकार पुस्तकालय में जाइएगा तो पुस्तकें जो होता है कृत्रिम संख्या, कौन सी संख्या? पुस्तकें कृत्रिम संख्या प्रदान करता है। पुस्तक क्या प्रदान करता है? पुस्तक से कृत्रिम संख्या प्रदान करता है। सोच लीजिए, और जब कृत्रिम संख्या प्रदान करता है यानी कि पुस्तकें कृत्रिम संख्या के है या वर्गीकरण करता है। पुस्तकालय में पुस्तकें कृत्रिम संख्या, पुस्तकालय में क्या करता है? पुस्तकालय कृत्रिम संख्या या तो पुस्तकालय में वर्गीकरण करता है, उसे कहते हैं वर्गाकार। पुस्तकें कृत्रिम संख्या प्रदान करे या वर्गीकरण करता है, उसे कहते हैं वर्गाकार। तो पूछे वर्गाकार क्या है? तो पुस्तकालय में जाइएगा तो पुस्तकें कृत्रिम संख्या प्रदान करे, वही पुस्तकालय में वर्गीकरण करता है, दोनों से कोई करे, उसे कहते हैं वर्गाकार। वर्गाचार है, चार क्लासिफिकेशनिस्ट है ना, जिसके द्वारा वर्गीकरण पद्धति निर्माण किया जाता है। वर्गीकरण पद्धति मतलब कि वर्गीकरण करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कर रहे हैं, लेकिन जो पद्धति निर्माण करता है यानी कि वर्गीकरण पद्धति निर्माण करता को कहते हैं वर्गाचार। सबसे पहले वर्गीकरण पद्धति निर्माण करता कौन था? मेलविल डेवी, यही इसलिए इसको वर्गीकरण के पिता कहते हैं। मेलविल डेवी ने सर्वप्रथम ग्रंथों के वर्गीकरण विधि को खोजा, इसलिए पिता कहा जाता है वर्गीकरण का, है ना। सबसे पहले सर्वप्रथम ग्रंथों के, पुस्तकालय के वर्गीकरण करने के विधि को खोजा, इसलिए मेलविल डेवी को पिता कहा जाता है। मेलविल डेवी को पिता है वर्गीकरण के, इसलिए वर्गाचार है, वर्गाचार मेलविल डेवी है। पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम को अधिमान कृत्रिम भाषा में करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है ना। पुस्तक के विशिष्ट भाषा के नाम, विशिष्ट भाषा में तो क्या, पुस्तक के बहुत सारा भाषा रहता है के नाम रहता है, तो
तो पुस्तक के सब विषय के नहीं, विशिष्ट विषय के नाम जो रहता है, विशिष्ट विषय के नाम को अधिमान्य कृत्रिम भाषा में, क्योंकि पुस्तकें कृत्रिम भाषा संख्या प्रदान करते हैं, कहेगा पुस्तक के विशिष्ट विषय के नाम, जो रंगनाथन जी ने दिया था, विशिष्ट विषय के नाम को अधिमान्य कृत्रिम भाषा, वो भी अधिमान्य कृत्रिम भाषा में जो करना ही, अधिमान्य कृत्रिम भाषा में करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पुस्तकालय वर्गीकरण, जो रंगनाथन जी ने बोला था बात। मातृदेश क्या? मातृदेश वर्गीकरण के संबंध देखिएगा ना, वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है, इसका संबंध पुस्तकालय जिस देश में स्थित हो उसे कहते हैं मातृदेश। मातृदेश क्या है? वर्गीकरण के संबंध में पुस्तकालय का, वर्गीकरण के संबंध में, अगर कोई वर्गीकरण के संबंध में पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय को जिस देश में स्थित कर दिया जाता है, जिस देश में स्थित होता है पुस्तकालय, उसे कहते हैं मातृदेश। तो मातृदेश से समझ गए कि वर्गीकरण के संबंध में अगर पुस्तकालय जिस देश में स्थित रहेगा, पुस्तकालय जिस देश में स्थित रहेगा, किस संबंध में? तो वर्गीकरण के संबंध में, उसे कहते हैं मातृदेश कहते हैं। अवशेषी की विधि क्या है? अवशेष की विधि, मेथड ऑफ रेसिड्यू, RES मेथड ऑफ रेसिड्यू अवशेष, अवशेष की विधि का संबंध वर्गीकरण प्रणाली से है। सही बात है। जैसे अवशेष की विधि जो है, अवशेष की विधि का संबंध किससे है? वर्गीकरण प्रणाली से। क्लासिफिकेशन भाषा कृत्रिम भाषा है, इसलिए बार बार देखिए यहाँ पर लिखल है वर्गकार पुस्तकालय में पुस्तकें कृत्रिम संख्या प्रदान करते हैं या वर्गीकरण करता है। यहाँ देखिए रंगनाथन जी बोले थे पुस्तकालय के विशिष्ट विषय के नाम जो होता नाम का अधिमान कृत्रिम भाषा में देखिए ना, विशिष्ट विषय का नाम जो है अधिमान कृत्रिम भाषा में करना ही वर्गीकरण, पुस्तकालय वर्गीकरण कहा जाता है। पुस्तकालय कृत्रिम भाषा है, जैसा रंगनाथन जी बोलते हैं, वही कह रहे हैं। क्लासिफिकेशन माने पुस्तकालय, वर्गीकरण जो भाषा है, क्लासिफिकेशन जो है कृत्रिम भाषा है। क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत के वर्गीकरण समाज की शुरुआत कब हुआ था? 1983 में हुआ था। इंडिया पहला वर्ल्ड कप जीता था, वाराणसी में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? PN कौला। तो प्रथम अध्यक्ष PN कौला थे, लेकिन प्रथम महासचिव कौन थे? AM गोपीनाथ थे। तो पूछेगा क्लासिफिकेशन भाषा क्या है? तो कृत्रिम भाषा है। वही क्लासिफिकेशन कृत्रिम भाषा है जो सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत के वर्गीकरण समाज की शुरुआत कब हुआ था? 1983 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत के वर्गीकरण समाज का प्रथम शुरुआत 1983 में वाराणसी में प्रथम अध्यक्ष PN कौला। PN का पूरा नाम पृथ्वीनाथ कौला। और महासचिव AM गोपीनाथ। AM हो गया डॉक्टर मल्लूर अली गोपीनाथ। चलिए देखिए पृथ्वीनाथ कौला का पूरा नाम क्या है? तो क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत वर्गीकरण समाज के प्रथम अध्यक्ष थे PN कौला। पृथ्वी से पृथ्वी, S नाथ, कौला पृथ्वीनाथ कौला यानी PN कौला का जन्म 13 मार्च 1924 को था। क्योंकि 83 में शुरुआत होता तो अध्यक्ष बनल थे, तो प्रथम अध्यक्ष बनल थे 83 में। तो 24 में जन्म लेंगे तब 83 बनेंगे। तो जन्म इसका 13 मार्च 1924 में था। 13 मार्च 1924 को श्रीनगर में था। श्रीनगर में हॉल था। तो श्रीनगर में स्टार्ट किया। और मृत्यु हॉल था इनका लाश हो गया था, लाश लखनऊ में, लाश लखनऊ, इनका लाश बनल था, लाश लखनऊ में 30 अगस्त को, इसलिए कह रहा है 30 अगस्त को 2009 को हल था। 30 अगस्त 2009 को पद्म श्री अवार्ड मिला था 2004 को। सोच लीजिए 2004 को पद्म श्री अवार्ड मिला 2004 को। अब 5 साल बाद 2009 का लखनऊ में लाश हो गया खत्म 2009 में।
ये लाइब्रेरियन बनल थे जहाँ जन्म लिए थे, कहाँ मरल थे, लखनऊ बनारस में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में लाइब्रेरी बनल थे। क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत के वर्गीकरण समाज की शुरुआत 1983 में हुआ था वाराणसी में। वही वाराणसी में हिंदू वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी थे। यही लाइब्रेरी में लाइब्रेरी बनल थे। जन्म 13 मार्च 1924 श्रीनगर में, लास्ट हो गया था 30 अगस्त 2009 को लखनऊ में। अवार्ड 2004 में मिला था पद्मश्री पद्म। लाइब्रेरी बना है लाइब्रेरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में। और सचिव जो थे क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के शुरुआत 1983 में वाराणसी में प्रथम अध्यक्ष पीएन खौला थे। पीएन खौला के बारे में देख लिए। अब चलते हैं महासचिव एम.ए. गोपीनाथ। क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत के वर्गीकरण के शुरुआत होता है 1983 में वाराणसी में। अब तो प्रथम अध्यक्ष पीएन खौला, लेकिन प्रथम महासचिव का था तो महासचिव म से महासचिव और प्रथम थे म से एम.ए. गोपीनाथ। एम.ए. गोपीनाथ का पूरा नाम है डॉक्टर एम से मालूर ए से अली, डॉक्टर मल्लू अली गोपीनाथ। जन्म 1940 में होता है, 40 में, यानी कि बहुत छोटा थे ना जी, 24 में जन्म लिए थे कौला जी, अभी 40 में लिए थे, बहुत छोटा हो गया महासचिव। जन्म 1940 में, मृत्यु 2004 में, 2013 में। 1940 में जन्म लेते हैं, 2013 में नदी में बहा। तो पुस्तकालय वर्गीकरण की जरूरत कब पड़ती है? क्योंकि ज्ञान का असीमित विस्तार रहता है। असीमित विस्तार को सजाने के लिए जरूरत पड़ता है। अनेक भाषा में साहित्य के कारण भी अनेक भाषा में साहित्य रहता है, उसके लिए भी विषय की जटिलता होता है, उसके कारण भी, ताकि विषय की जटिलता को अलग सजा सके। पुस्तकालय के लाइब्रेरी के उद्देश्यों के लिए, पुस्तकालय जो लाइब्रेरी है इसके उद्देश्य के लिए, पुस्तकालय के लाइब्रेरी के उद्देश्य के लिए पाठक को समय बचाता है, इसके लिए भी पुस्तकालय वर्गीकरण चाहिए। वर्गाकार क्या है? तो पुस्तकालय में जाइएगा तो पुस्तक की कृत्रिम संख्या रहता है, वह प्रदान करता है, या तो वही पुस्तकालय में वर्गीकरण करता है, उसे कहते हैं वर्गाकार। वर्गाचार है, 4 कृत्रिम संख्या होगा। वर्गाचार देखते, वर्गाचार वर्गीकरण पद्धति निर्माण करता है। निर्माण हो गया तो वर्गाकार, और निर्माण वर्गीकरण पद्धति निर्माण जो भी कर दिया उसको कहते हैं वर्गाचार है, 4। जैसे मेलविल डेवी प्रथम वर्गाचार थे। इसने सबसे पहले ग्रंथों के वर्गीकरण विधि को खोजा। ग्रंथों के वर्गीकरण जो विधि था उसको सबसे पहले खोजा, इसलिए पिता कहते हैं मेलविल को, इसलिए वर्गाचार है के वर्गीकरण का निर्माण किया था। पुस्तक के विशिष्ट जो विषय रहता किताब का, उसके नाम को विशेष सब्जेक्ट के, स्पेशल सब्जेक्ट के नाम को अधिमान कृत्रिम भाषा में के वर्गीकरण कृत्रिम भाषा में करता है। और कृत्रिम भाषा में करना ही, माने कृत्रिम भाषा में वर्गीकरण करना ही पुस्तकालय वर्गीकरण कहलाता है। ऐसा पुस्तकालय वर्गीकरण रंगनाथन जी बोलते हैं। मातृदेश वर्गीकरण के संबंध पुस्तकालय, वर्गीकरण के संबंध में पुस्तकालय, ऐसा पुस्तकालय जो वर्गीकरण के संबंध में है, जिस देश में स्थित होता है पुस्तकालय वर्गीकरण के संबंध, उसे कहते हैं मातृदेश। अवशेषी की विधि का संबंध वर्गीकरण प्रणाली से। अवशेषी की विधि, मेथड ऑफ रिसीव्ड, अवशेषी की विधि का संबंध किससे है? वर्गीकरण प्रणाली से है। अवशेषी विधि का संबंध वर्गीकरण प्रणाली से है। क्लासिफिकेशन भाषा कैसा? कृत्रिम भाषा है। वही क्लासिफिकेशन कृत्रिम भाषा है जो सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत वर्गीकरण समाज की शुरुआत 1983 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। जब वाराणसी में हुआ था 83 में, तब प्रथम अध्यक्ष पीएन खौला थे। पीएन खौला का पूरा नाम हो गया पृथ्वीनाथ खौला। जन्म 13 मार्च 1924 को श्रीनगर में होता है, 13 मार्च 1924 को श्रीनगर में। और मृत्यु होता है 30 अगस्त 2009 को, 30 अगस्त 2009 को लास्ट हो गए थे लखनऊ। पद्मश्री मिल था, अवार्ड मिल था इनको 2004 में। और लाइब्रेरी बनल थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में। और महासचिव थे एम.ए. गोपीनाथ, डॉक्टर मल्लूर अली गोपीनाथ। जन्म 1940 में, 2013 में मृत्यु। जन्म 1940 में और मृत्यु 2013 में हुआ था।
वर्गीकरण की प्रजाति देखते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकरण की प्रजातियां। वर्गीकरण का बोलता है क्लासिफिकेशन। स्पेसीज मैंने प्रजाति, स्पेसीज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन माने कि वर्गीकरण की प्रजाति। देखा जाए तो पुस्तकालय विज्ञान में कई वर्गीकरण पद्धति प्रचलित है। वर्गीकरण पद्धति बहुत प्रचलन है। कोई से सजाता है, कोई से सजाता है, बहुत सारा वर्गीकरण किया जाता है। लेकिन हम लाइब्रेरी में हम सबके नहीं चर्चा करेंगे। हम आकार अध्ययन सामग्री के आधार पर, लाइब्रेरी में आकार के आधार पर आकार अध्ययन सामग्री और संग्रह के आधार पर कि हम लाइब्रेरी में आकार क्या है, लाइब्रेरी में अध्ययन सामग्री क्या है, संग्रह कैसे करना, उसके आधार पर हम किसी एक विधि का चयन करते हैं जो निम्न प्रकार से है। यही वर्गीकरण पद्धति की प्रजाति देखते हैं कौन कौन है। पहला है वर्गीकरण की प्रजाति परिगणात्मक पद्धति वर्गीकरण। तो परिगणात्मक पद्धति वर्गीकरण एन्यूमेरेटिव स्कीम माने योजना या पद्धति। योजना का यह पद्धति का सिस्टम भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में बोलते हैं परिगणात्मक पद्धति। एग्जाम्पल हो गए LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। RIC के नाम हो गए राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है? परिगणात्मक पद्धति में यानी कि LCC RIC में एक ही अनुसूची रहेगा एक ही को, अनुसूची की संख्या रहेगा एक ही को, वही कर एक ही अनुसूची में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के संभावित विषय को शामिल कर लिया जाता है। चाहे भूतकाल विषय, वर्तमान काल समय विषय या भविष्य काल वाला संभावित विषय, जो संभावित लगता है कि विषय है उसको शामिल कर लेते हैं एक ही अनुसूची में शामिल कर लेते हैं। पूर्व निर्धारित वर्गांक वाली वर्गीकरण पद्धति है। क्यों कि भविष्य वाला में भी अब भूतकाल पीछे वाला भी संभावित विषय को शामिल कर रहे हैं ना भूतकाल, इसलिए यह जो है परिगणात्मक पद्धति पूर्व निर्मित वर्गांक मन का क्लास नंबर बनने से पहले ही यानी कि पूर्व निर्मित वर्गांक वाली वर्गीकरण पद्धति है। पूर्व निर्मित वर्गांक वाली वर्गीकरण पद्धति है। इसमें विभिन्न विषय के मैंने बहुत सारा विषय के बनल बनावल अंकन मिलता है। नोटेशन तो मिलता है लेकिन बनल बनावल मिलता है विषय के। जैसे LCC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, RIC राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। ये 1961 में स्थापना होता है। RIC के 1961 में। इसका LCC कॉल था, देख लीजिएगा। तो परिगणात्मक का देखें, इसमें एक ही अनुसूची रहता है। इसमें एक ही अनुसूची में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के संभावित विषय शामिल कर लेते हैं। पूर्व निर्मित वर्गांक वाली वर्गीकरण पद्धति है लेकिन पूर्व निर्मित वर्गांक वाली वर्गीकरण पद्धति है। इसमें विभिन्न विषय के बनल बनावल अंकन मिलता है, नोटेशन मिलता है। जैसे LCC RIC राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। परिगणात्मक के बाद आता है परिगणात्मक पद्धति रहेगा लेकिन लगभग लग जाएगा लगभग। DDC SC देखिए DDC और EDC, लेकिन DDC के बारे में बोल रहे हैं। 10 विभाजन है, डेकाटोमी है। चलिए हम लोग देख रहे हैं लगभग परिगणात्मक पद्धति। इसका ऑलमोस्ट बोलते हैं, ऑलमोस्ट लगभग है। DDC SC आता है। इसमें हम नियम के साथ कुछ वर्ग घटा भी सकते हैं, कुछ वर्ग बढ़ा सकते हैं। मैंने घटा सकते हैं और कुछ बढ़ा भी सकते हैं नियम के साथ। इसमें अनुसूची में
इसमें कह रहा था परिज्ञानात्मक में एक ही अनुसूची में सब संबद्ध विषय आ जाता है, चाहे भूत का, वर्तमान का, उसका कोई भी रहा। इसमें कह रहा है कि इसमें नियम के साथ हम कुछ वर्ग चाहेंगे तो हम घटा भी सकते हैं, कुछ वर्ग चाहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं, है ना। कुछ वर्ग को घटाना, कुछ क्लास नंबर को घटाना, कुछ क्लास नंबर को बढ़ा भी सकते हैं, अपना मर्जी से नहीं, नियम के साथ बढ़ाएंगे घटाएंगे। लगभग परिज्ञानात्मक पद्धति ऑलमोस्ट एन्यूमरेटिव सिस्टम या स्कीम के अनुसूची में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तो एकरो में था, लेकिन एक ही विषय में, एक ही अनुसूची में था। इसमें भी है अनुसूची है, लेकिन एगो में नहीं है। अनुसूची में भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल के विषय के क्लास नंबर में वर्गांक और कॉमन आइसोलेट एकल को शामिल करते हैं। इसमें है से एक ही अनुसूची में भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल के संभावित विषय को शामिल करते हैं, संभावित। इसमें है तो इसमें भी अनुसूची में भूतकाल, वर्तमान का, भविष्य काल के विषय के जो होता है विषय के क्लास नंबर को और कॉमन आइसोलेट, कॉमन एकल को शामिल करते हैं। इसमें सटीक क्रमांक बनाने के लिए विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संख्या को जोड़ घटा सकता है। इसलिए नियम के साथ कुछ वर्ग को घटा सकते, बढ़ा सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि इसमें सटीक क्रमांक रहता है, तो सटीक क्रमांक बनाने के लिए विषय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कि विषय कैसा है, ताकि क्लास नंबर बनाना है, कॉमन आइसोलेट को शामिल करना है। इस विषय की प्रकृति को ध्यान रखते हुए संख्या को जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जोड़ना घटाना आएगा तो लगभग परिज्ञानात्मक पद्धति में आएगा। क्या कहते हैं, इसमें नियम के साथ कुछ वर्ग को घटा सकते हैं और सटीक क्रमांक बनाने के लिए एकदम सटीक क्रमांक बनाना है, ताकि क्रम गड़ा नहीं, उसके लिए विषय की प्रकृति को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब विषय की प्रकृति ध्यान रखिएगा तो संख्या को जोड़ सकते, घटा सकते हैं, तब जाकर सटीक क्रमांक बनेगा। इसका एग्जाम्पल है डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876 में हुआ था। डीडीसी डेवी डेसिमल जो था क्लासिफिकेशन 1876 में प्रथम संस्करण था। फिर ऐसी आता है ऐसी सब क्लासिफिकेशन, सब मैंने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906 में, 1906 में। इसमें बनल बनावल अंकन आता है परिज्ञानात्मक में। इसमें है कि बनल बनावल नहीं आता है, सटीक क्रमांक बनाना है तो विषय को प्रकृति ध्यान रखना होगा, ताकि संख्या को जोड़ घटा सकते हैं। तो परिज्ञानात्मक और लगभग परिज्ञानात्मक पद्धति हो गया। अब देखते हैं लगभग है लेकिन पक्षात्मक पद्धति देखते हैं। पक्षात्मक में ऑलमोस्ट फैसेटेड से स्केम माने वर्गीकरण पद्धति, यह योजना। ऑलमोस्ट फैसेटेड लगभग पक्षात्मक पद्धति में एग्जाम्पल होगा यूडीसी आता है। डीडीसी नहीं, डीडीसी तो आपको चल जाएगा लगभग परिज्ञानात्मक, डीडीसी ऐसी पक्ष में नहीं है, इन लोग पक्ष में है, लगभग है लेकिन पक्ष में रहेगा यूडीसी। जो ये भी 10 विभाजन में आता है, डायकोटोमी में ये भी आता है 10 विभाजन में डीसी से। चलिए लगभग पक्षात्मक पद्धति ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम यूडीसी। इसमें भी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल से संभावित विषय की सूची और समान आइसोलेट और विशिष्ट आइसोलेट शामिल होता है। हालांकि संभावित से नाम आता है, देखिए परिज्ञानात्मक पद्धति में भी एक ही अनुसूची में भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल के संभावित विषय शामिल होता है। इसमें भी है लगभग पक्षात्मक में भी देख रहे हैं, ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम में देख रहे हैं कि इसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तो सब में है, से संभावित विषय आता है। इसमें संभावित विषय की सूची खाली कर देता तो परिज्ञानात्मक पद्धति वाला, लेकिन यहाँ संभावित विषय सूची और समान और विशिष्ट आइसोलेट भी शामिल होता है। संभावित विषय सूची का है तो परिज्ञानात्मक, लेकिन संभावित विषय सूची के साथ समान विशिष्ट आइसोलेट आता है, शामिल आता है। इसमें तो समझिए कि लगभग पक्षात्मक पद्धति हो जाएगा। लगभग पक्षात्मक पद्धति को पक्षों का यानी हम कह सकते हैं कि इसमें भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल से संभावित विषय सूची और समान विशिष्ट आइसोलेट शामिल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें इसको पक्षों का आधार बनाएगा। पक्ष है तो भाई लगभग पक्ष है, इसलिए लगभग, इसलिए थोड़ा संभावित लगा देता है। इसको पक्षों का आधार बनाएगा। किसको आधार? पक्षों।
पक्षों का आधार बनाया गया है। इसमें विषय के पूर्व नियमित क्रमांक उपलब्ध होता है। इसमें विषय के परिणात्मक में क्या देखे, विषय को विभिन्न विषय के बनर बनावल अंकन मिलता है। लगभग परिणात्मक प्रश्न में देखे थे कि सटीक क्रमांक बनाना है तो विषय की प्रकृति को ध्यान में रखना होगा और संख्या को जोड़ घटा सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें लगभग 95% में इसमें विषय के पूर्व नियमित क्रमांक उपलब्ध होता है। इसमें विषय के पूर्व नियमित क्रमांक, पूर्व में पहले ही जो क्रमांक बन गया है विषय के वही उपलब्ध मिलता है, नया नहीं बनता है। विषय के पूर्व में जो नियमित हो गया है क्रमांक रोल नंबर वही उपलब्ध होता है। यूडीसी 1905 में यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905 में, बीसी 1935 में बायोग्राफिकल आता है, क्लासिफिकेशन है 1935 में बीसी आता है। बायोग्राफिकल क्लासिफिकेशन 1935 में क्या कहते हैं, लगभग 95% में यूडीसी आता है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल से संभावित विषय सूची प्लस समान विशिष्ट आइसोलेट शामिल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको पक्षों के आधार बनाया गया है। पक्षों का आधार बना करके इसमें विशिष्ट विषय, जो विषय देखना चाहते हैं वो विषय के पूर्व बनाया गया क्रमांक रोल नंबर रहता है, पूर्व नियमित क्रमांक उपलब्ध होता है। यूडीसी 1905 में, बायोग्राफिकल क्लासिफिकेशन 1935 में। किसका एग्जाम्पल है, लगभग 95%। लगभग 95% हो गया, यूडीसी आता है। अब चलते हैं अपरिवर्तनीय 95% होता है। अब परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कठोर है, जिसको कहते हैं रिजिडली यानी कि रिजिडली फैसेटेड सिस्टम या स्कीम। इसका एग्जांपल हो गया सीसी के पहला दूसरा तीसरा एडिशन। सीसी के पहला दूसरा तीसरा एडिशन, सीसी के पूरा नाम हो गया कोलन क्लासिफिकेशन। पहला आयल था सीसी 1933 में, 6 बरस बाद। दूसरा आयल था 39 में, 39 से 11 बरस बाद 1950 में आयल था। 33, 39, 50 ये कभी भी चेंज नहीं होता है, अब परिवर्तन होता है, कठोर है ये, तो इसलिए अपरिवर्तनीय 95%। जो एक बार वर्गीकरण बन गया, इसका क्लासिफिकेशन हो गया पहला दूसरा तीसरा सीसी के एडिशन का, दोबारा चेंज नहीं होता। जैसे अगर अनुज कुमार लिखा गया तो अनुज कुमार वैसे लिखागा। अगर ये है अनुज कुमार ऐसे ABC लिख दिए तो एक BSC रहेगा, BCD नहीं कर सकते इसको। इसलिए अपरिवर्तनीय 95% कहलाता है। सीसी के पहला दूसरा तीसरा एडिशन 1933, 39, 45, 50। पहला 33 में, दूसरा 39 में, तीसरा 50 में था। अपरिवर्तनीय 95% रिजिडली फैसेटेड सिस्टम या स्कीम, कठोर भी कह सकते इसको। इसमें विषय को पूर्व निर्धारित पक्ष में बांट देते हैं और पक्ष में फैसेटेड में बांट देते हैं, और फैसेटेड पक्ष क्रम का चुनाव पहले ही हो जाता है, और जो पहले हो गया तो दोबारा नहीं होता है। पूछेगा अपरिवर्तनीय 95% में इसमें क्या हो रहा था, लगभग 75 में हो रहा था। इसमें विषय का पूर्व नियमित क्रमांक उपलब्ध होता है, पूर्व में जो नियमित क्रमांक हो गया वही उपलब्ध मिलता है। अब इसमें होता है अपरिवर्तनीय 95 कठोर रिजिडली फैसेटेड में विषय को पूर्व निर्धारित पक्ष बढ़ देते हैं। पूर्व में जो निर्धारित पक्ष होता है, पूर्व निर्धारित पक्ष में विषय को बांट देते हैं, और वही पक्ष को फैसेटेड क्रम का चुनाव पहले ही हो जाता है। फैसेटेड क्रम का चुनाव आगे के पहले हो जाता है, इसलिए यह चेंज नहीं होता है। तीसरा है लगभग मुक्त 95। अब 95 लगभग तो पढ़ ही लिए हैं, लगभग 95 और लगभग के साथ मुक्त भी लग रहेगा, तब 95 वर्गीकरण। तो लगभग मुक्त 95 वर्गीकरण, लगभग भी है, मुक्त भी है, और 95 वर्गीकरण। ऑलमोस्ट फ्रीली मुक्त फ्रीली फैसेटेड 95 क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। ऑलमोस्ट फ्रीली लगभग मुक्त 95 वर्गीकरण। एग्जाम्पल हो गया कॉलोनी क्लासिफिकेशन के सीसी के चौथा। तीसरा तक तो देखे थे कि तीसरा तक कहाँ था,
अब परिवर्तन पश्चात्मक परिस्थिति में तीसरा तक, पहला दूसरा तीसरा कोलन क्लासिफिकेशन का था। चौथा साज था आपको, चौथा सीसी के 4 5 6 4 5 6। तो सीसी के 4 1992 52 और 5 वर्ष बाद पाँचवा गल था। चौथा जब 52 में आता है, अलग तीसरा था 50 में, लेकिन चौथा आता 52 में, तो पाँचवा आता है 5 वर्ष बाद 57 में 1957 में, और छठा 3 वर्ष बाद 60 में 6 से 60। तो लगभग मुक्त होता है, इसे लगभग मुक्त होता है। तो लगभग मुक्त पश्चात्मक वर्गीकरण ऑलमोस्ट फेयरली फास्टेड क्लासिफिकेशन में विषय को पूर्व निर्धारित फैसिलिटेड पक्ष में बांट देता है। हालांकि इसको भी वही पे बांट रहे थे। अपरिवर्तनीय पश्चात्मक जो था, कठोर था, रिजिडली जो था, इसको भी विषयों को पूर्व निर्धारित पक्ष में बांट देता है और फैसिलिटेड क्रम का चुनाव पहले ही हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें लगभग मुक्तला में ऑलमोस्ट फ्रीली में इसमें भी विषय को पूर्व निर्धारित पक्ष में बांट देता है, ठीक। और सभी फैसिलिटेड के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब किसमें पूर्व निर्धारित पक्ष में बांटते हैं, लेकिन और फैसिलिटेड क्रम का चुनाव पहले होता है, इसमें चुनाव होता है पहले। और इसमें क्या होता है, इसमें कि फैसिलिटेड के लिए और सभी पक्षों के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग करता है। योजक चिन्ह चाहे प्लस माइनस गुना भाग जो भी रहे उसका प्रयोग किया जाता है। तो पूछेगा लगभग मुक्तला में क्या देखें, लगभग मुक्तला में ऑलमोस्ट फ्रीली फैसिलिटेड क्लासिफिकेशन में विषय जो होता है उसको पूर्व निर्धारित पक्ष में बांट देते हैं। जो पहले का पक्ष पूर्व निर्धारित पक्ष में बांट देते हैं और सभी पक्ष को फैसिलिटेड के लिए अलग अलग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें आता है लगभग मुक्त है तो सीसी के चौथा पाँचवा छठा, चौथा 1992 में, पाँचवा 57 में, छठा 60 में, ये सभी लगभग मुक्त है। छठा है पूर्णतः मुक्त पश्चात्मक में, ये तो लगभग मुक्त था ना, ये पूर्णतः मुक्त है पश्चात्मक वर्गीकरण। फुल्ली पूर्णतः फुल्ली और फ्रीली में मुक्त पश्चात्मक फैसिलिटेड क्लासिफिकेशन। फुल्ली फ्रीली ये ऑलमोस्ट फ्रीली था, लगभग मुक्त। ये पूर्णतः मुक्त फुल्ली फ्रीली। इसमें विषय को फैसिलिटेड में बांट देता है। इसमें भी विषय को पूर्व निर्धारित पक्ष में बांट देते हैं। इसमें विषय को पूर्व में नहीं, खाली पक्ष में बांट देते हैं और पक्ष में फैसिलिटेड क्रम का निर्धारण बाद में करते हैं। इसका पूर्व निर्धारित पक्ष में बांटते हैं, वो पूर्व निर्धारित में बांटते हैं और फैसिलिटेड के लिए अलग अलग योजक चिन्ह लगाता है। इसमें है कि फैसिलिटेड क्रम का निर्धारण बाद में होगा। पूर्ण मुक्त पश्चात्मक में विषय को फैसिलिटेड में बांट लेते हैं और बांट करके फिर बाद में फैसिलिटेड क्रम का जो भी निर्धारण करना होगा पहले बांटो, तब क्रम का निर्धारण बाद में होते रहेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया पूर्णतः मुक्त फुल्ली फ्रीली के सीसी के 7वां 87 में। छठा तक आता है लगभग मुक्त, चौथा से लेकर छठा तक। लेकिन सीसी के 7वां एडिशन जब भी आएगा 7वां 87 फुल्ली आ जाएगा, एकदम फुल है। 87 में फुल रही है और फ्रीली रही है। अगला है बैचलेसी और सांसलेसी पद्धति वर्गीकरण। बैचलेसी के एनालिटिको, संश्लेषण के सिंथेटिक स्कीम। एग्जाम्पल खाली डबल सी है, वन दूर नहीं है। डबल सी जो है कॉलर क्लासिफिकेशन, संश्लेषण पद्धति का वर्गीकरण। एनालिटिको सिंथेटिक स्कीम सीसी हो गया। इसमें क्या होता है, क्लास नंबर बनाने से पहले उस विषय को वैचारिक स्तर पर पक्षों में रूपांतरित करते हैं। किसमें? वैचारिक स्तर पर पक्षों में रूपांतरित करते हैं। फिर पक्ष में रूपांतरित करके फिर से शब्द में रूपांतरित करते हैं। पहले पक्ष को विषय जो होता है विषय को वैचारिक स्तर पर
पक्ष में रूपांतरित करते हैं, फिर पक्ष में रूपांतरित होता है तो फिर से शब्द में रूपांतरित करते हैं, पक्ष के बाद शब्द में रूपांतरित करते हैं और रूपांतरित करके संबंधित आइसोलेट एकल करते हैं। आइसोलेट एकल के लिए अंकों में नोटेशन को योजक चिन्ह की सहायता से संश्लेषित करते हैं। मतलब कहने का हुआ इसमें वैश्लेषिक संश्लेषण पद्धति में है ना, क्लास नंबर बनाने से पहले इधर है विषय को वैचारिक स्तर पर पक्ष में रूपांतरित करते हैं। किसमें? पक्ष में कन्वर्ट करते हैं, रूपांतरित करते हैं, फिर शब्द में रूपांतरित करते हैं, फिर शब्द में कन्वर्ट करते हैं, रूपांतरित करते हैं करके फिर आइसोलेट बनाना है। आइसोलेट बनाने है, इसलिए आइसोलेट बनाने के लिए अंकों को योजक चिन्ह बनाने के लिए अंकों का योजक चिन्ह की सहायता लेते हैं। आइसोलेट एकल बनाने के लिए अंकों को योजक चिन्ह की सहायता से संश्लेषण करते हैं। अंकों का योजक चिन्ह का सहायता से हेल्प लेते हैं, सहायता लेते हैं। मैंने वैश्विक विषय क्लास नंबर वर्गांक बनाने से पहले विषय वैचारिक स्तर करते हैं, उसके बाद पक्ष में कन्वर्ट करते हैं, पक्ष में कन्वर्ट करने के बाद फिर शब्द में कन्वर्ट करते हैं। शब्द में पहले करता है आइसोलेट बनाना है, आइसोलेट बनाने के लिए अंकों का योजन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अंकों का योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हेल्प लेते हैं, सहायता लेते हैं। इसमें किसमें? वैश्लेषिक संश्लेषण पद्धति वर्गीकरण में इसमें विभाजित किया किसको? शिशु को। इसमें शिशु को विभाजित कर दिया गया। इसमें विभाजित किया गया, किसको किया गया विभाजित? शिशु को। देखिए शिशु को इसमें में विभाजित कर दिया, किसके द्वारा? तो शिशु के 1950 से लेकर 53 के बीच एडिशन के को विभाजित कर देगा। इसमें आता है विभाजित, शिशु आता है जरूर। इसका शिशु के 50 से लेकर 53 के जो एडिशन था 50 से 53 उसके बीच में रख विभाजित किया गया। हालांकि 50 में था आपको है ना, अब परिवर्तन 50 में पड़ती है, इसमें आता है 50 के सीसी के 50 एडिशन, तीसरा था 50 में, और 52 था 2 वर्ष बाद सीसी के चौथा एडिशन 52 में, जो लगभग मुक्त था, ऑलमोस्ट फेल था, लेकिन 50 से 53 यहाँ ला वही कह रहा। वैश्लेषिक संश्लेषण प्रतिवर्गीकरण में इसमें सीसी के 1950 से लेकर 53 के बीच एडिशन को विभाजित किया गया है। 50 से 53 के बीच में जो भी आएगा 51, 52 आएगा, इसी को सीसी की 50 से 53 के बीच एडिशन को विभाजित किया गया। इसी में गोपीनाथ ने किया था विभाजन, गोपीनाथ ने। गणनात्मक पद्धति जो है इसमें बने बनाए अंकन उपलब्ध रहता है, यही लगभग लगेगा। लगभग परिगणात्मक पद्धति में सभी विषय के रेडीमेड क्लास नंबर होता है, रेडीमेड क्लास नंबर होता है। कौन में? लगभग परिगणात्मक पद्धति कहेगा, ऑलमोस्ट में रेडीमेड क्लास नंबर रहता है सभी विषय का। देखिए हम लोग अब देखते हैं गोपीनाथ 1950-53 में बटले था। वैश्लेषिक संश्लेषण प्रतिवर्गीकरण में विभाजित किया शिशु को विभाजित किया था 1950-53 के बीच एडिशन में गोपीनाथ ने। चलिए देखिए शिशु को विभाजित किया था 1950-53 में गोपीनाथ ने। चलिए विषय निर्माण की विधि, एक बात और है, विषय निर्माण की विधि रंगनाथन के द्वारा 1950 में दिया गया था, इसके अनुसार पूछ रहा है। ऐसे विषय निर्माण की विधि पीछे पढ़े, विषय के बारे में तो पढ़वे की है, देखवे की है। विषय मनुष्य के आसपास वह प्राकृतिक वस्तु रहता है, वो बहुत सारे प्राकृतिक वस्तु से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। यही अनुभव मस्तिष्क में विचार होता है और विचारों का सुव्यवस्थित और संगठित रूप को विषय कहता है। विषय 3 प्रकार का होता था, मौलिक विषय, संयुक्त विषय, मिश्रित विषय। बारे में पढ़ लिया। मौलिक विषय एक ज्ञान का संग्रह रखता है, दूसरे विषय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। संयुक्त विषय मौलिक विषय में आइसोलेट के प्रभाव या दो से अधिक मौलिक विषय एकल मिलकर बनता है। एग्रीकल्चर ऑफ राइस, एग्रीकल्चर हो गया मौलिक विषय। इसमें मिश्रित विषय में देखते हैं एकल 2 से अधिक विषय मिलकर नया विषय बनाता है। उन विषय का मौलिक प्रकृति का अस्तित्व नहीं रहता। 2 से अधिक मौलिक विषय मिलकर बनता है, नया बनता है, इसका से नहीं मिलता है। इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स मिश्रित।
देखिए, विषय निर्माण के विधि के बारे में, इसका गठन 1973 में हुआ था नीलमेघन द्वारा। नीलमेघन द्वारा 1973 में गठन हुआ था नीलमेघन द्वारा, वैज्ञानिक आधार पर कहा जाता। पूछेगा विषय निर्माण के विधि का गठन 1973 में किया था, किया था किसके द्वारा? तो ये नीलमेघन द्वारा। किस आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर कहा जाता। 3 भाग बटले था। विषय जगत की संरचना, विषय निर्माण की विधि में आता है विषय जगत की, जैसे द्विविभाजन, द्विधारी क्लासिफिकेशन कहते हैं उसको, 2 भाग में बढ़ जाता है। 10 विभाजन, बहुविभाजन के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। अब वही देखते हैं विषय निर्माण की विधि। वही विषय निर्माण की विधि रंगनाथन के अनुसार देखते हैं, 1950 में दिए थे। वो तो देखे थे नीलमेघन के अनुसार विषय निर्माण की विधि 3 भाग में बटल था। तो रंगनाथन के अनुसार भी 1950 में दिया गया था। तो पूछेगा विषय निर्माण की विधि नीलमेघन